हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटी स्टडी। आज की वीडियो में हम देखेंगे पूरे सितंबर महीने की कंप्लीट करंट अफेयर्स। तो ये वीडियो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि इसी एक वीडियो के अंदर हम लोग सितंबर महीने से हर उस क्वेश्चन को कवर करेंगे जो आपकी परीक्षा में पूछे आ सकते हैं। तो इसमें मैंने इसी तरीके से 120 सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को निकाला है। अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को ध्यान से देख लेते हैं तो आप सितंबर महीने की करंट अफेयर्स को लेकर निश्चिंत हो सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग सितंबर महीने की कंप्लीट करंट अफेयर्स देखेंगे। कई सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स इस महीने में हुई हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, 25 सितंबर को मध्य प्रदेश के किस शहर में एक विश्व स्तरीय दिव्यांग खेल केंद्र का शिलान्यास किया गया है? यानी कि दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए एक वर्ल्ड क्लास का सेंटर बनाया गया है मध्य प्रदेश के किस शहर में? तो इसका सही उत्तर होगा ग्वालियर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ये बनाया गया है। तो यहाँ पर दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए विश्व स्तर के उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि वो आसानी से ट्रेनिंग कर सकें। अगला सवाल है, जो ई कॉमर्स वेबसाइट है मिंत्रा, इन्होंने किसको अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो मिंत्रा कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है एक्ट्रेस कियारा आडवाणी को। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारत और किस देश की नौसेना के बीच एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास हुआ है जिसका नाम है इंद्र नेवी 2020? यहाँ पर मैं आपको 3 एक्सरसाइज के बारे में बताता हूँ और इन तीनों को आप रिलेट करके बहुत ही आसानी से एक साथ याद कर सकते हैं। एक तो ये है इंद्र नेवी 2020 और साथ साथ आपको बोलते चलना है कि ये कौन से देश के बीच में होता है। जैसे कि इंद्र नेवी जो है इसका आयोजन किया जाता है इंडिया और रसिया के बीच। IND से है इंडिया, RA का मतलब है रसिया। इसका आयोजन किया गया है बंगाल की खाड़ी में। इसके बाद दूसरी है बोंगो सागर। बोंगो सागर, इसका आयोजन किया गया है भारत और बांग्लादेश के बीच। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं BNG, इससे हो जाएगा बांग्लादेश। तो इसका आयोजन किया गया है बंगाल की खाड़ी में ही, उत्तरी जो हिस्सा है इसका, वहाँ पर इसका आयोजन किया गया है। तो ये दोनों हुई हैं बंगाल की खाड़ी में। इसके बाद तीसरी एक्सरसाइज का नाम है ZMAX, जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। तो आप देख सकते हैं ये तीनों की तीनों नेवल एक्सरसाइज हैं। यहाँ पर नेवी, सागर, मैरीटाइम, ये तीनों शब्द जो हैं ये नेवल एक्सरसाइज के लिए यूज हुए हैं। तो इसका आयोजन आप जानते हैं किया जाता है जापान और इंडिया के बीच। इसका आयोजन किया गया है अरब सागर में। तो ये दोनों हुए हैं बंगाल की खाड़ी में और ये हुआ है अरब सागर में। सो इस तरीके से आपको ये तीनों याद रखने हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है इंद्र नेवी के बारे में, सो आंसर हो जाएगा रूस। अगला सवाल है, 26 से लेकर 28 सितंबर के दौरान भारत और किस देश के बीच ZMAX 20 नाम का समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया? तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि ZMAX 2020 हुआ है जापान और इंडिया के बीच में और ये एक मैरीटाइम एक्सरसाइज है। तो इसमें इंडिया और जापान की नेवीज ने पार्टिसिपेट किया है। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जापान के अभी अभी नए प्रधानमंत्री भी बने हैं शिंजो आबे की जगह, जिनका नाम है योशिहिदे सुगा। योशिहिदे सुगा बने हैं जापान के नए प्रधानमंत्री। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार के किस जिले में एक नए एम्स संस्थान की स्थापना को मंजूरी दी है? यानी कि यहाँ पर जो आप बिहार का मैप देख रहे हैं, इसमें आपको बताना है उस जिले का नाम जहाँ पर एक नया एम्स संस्थान खोला जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज के समय बिहार में एक ही एम्स संस्थान है और वो है यहाँ की राजधानी पटना में। अब जो दूसरा एम्स संस्थान खोला जाएगा वो है दरभंगा में। देखिए, पटना के बाद यह वैशाली, फिर समस्तीपुर और उसके बाद आता है दरभंगा। तो दरभंगा जिले में ही बिहार का नया एम्स संस्थान खोला जाएगा। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दरभंगा। 31 अगस्त को भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया। आपको बताना है कि इनको कौन से साल में भारत रत्न दिया गया था। तो भारत रत्न, जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ये प्रणब मुखर्जी को मिला था पिछले ही साल यानी कि 2019 में।
कमेंट्स में लिखकर आपको बताना है कि प्रणब मुखर्जी के साथ में और कौन से 2 लोग थे जिनको ये सम्मान दिया गया था 2019 में। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है, जैसे कि ये राष्ट्रपति भारत के रहे थे 2012 से लेकर 2017 तक। फिर इसके बाद आप जानते हैं 14वें राष्ट्रपति बने हैं रामनाथ कोविंद। तो ये 13वें राष्ट्रपति थे, ये आपको याद रखना है। राष्ट्रपति से पहले इन्होंने वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री और भारत के विदेश मंत्री के रूप में भी काम किया था। ठीक है, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री। इनका जन्म हुआ था पश्चिम बंगाल में 1935 में और इनकी डेथ हुई है 31 अगस्त को 84 साल की एज में। इनको जैसा कि मैंने आपको बताया भारत रत्न दिया गया था 2019 में। इससे पहले इनको भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण दिया गया था 2008 में। तो इतना आपको इनके बारे में याद रखना है। इनकी डेथ के बाद 31 अगस्त से लेकर 6 सितंबर तक 31 अगस्त से लेकर 6 सितंबर तक पूरे देश में राष्ट्रीय शोक मनाया गया था। अब अगला सवाल प्रणब मुखर्जी के बारे में ही है। इसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि प्रणब मुखर्जी के निधन पर किस पड़ोसी देश में 1 दिन का राष्ट्रीय शोक मनाया गया। तो भारत में जैसा कि मैंने आपको बताया 7 दिन का राष्ट्रीय शोक मनाया गया था, लेकिन पड़ोसी देश जो बांग्लादेश है यहाँ पर भी 1 दिन का राष्ट्रीय शोक मनाया गया था। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट, इनमें से किस राज्य में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए प्रेरित करने के लिए और महिलाओं के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र पहली बार बनाया जा रहा है केरल में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 9 और 10 सितंबर को संघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक किस शहर में आयोजित की गई। आप जानते हैं कि एससीओ में टोटल 8 देश आते हैं, जिसमें भारत भी है, चीन भी है, पाकिस्तान भी है, रूस भी है, मध्य एशिया के भी 4 देश हैं। तो ये जो 8 कंट्रीज हैं इनमें से इस बार अध्यक्षता मिली है रूस को। तो जितनी भी इस साल मीटिंग्स हुई हैं उनका आयोजन किया गया है रूस में ही। तो इसके विदेश मंत्रियों की जो बैठक हुई थी हाल ही में 9 और 10 सितंबर को, इसका आयोजन किया गया था रूस की राजधानी मॉस्को में। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जो हैं वो रूस के दौरे पर गए थे। इससे कुछ दिन पहले ही लगभग 4 से 5 सितंबर के आसपास एससीओ के रक्षा मंत्रियों की भी बैठक हुई थी, जिसमें भारत से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पार्टिसिपेट किया था। यहाँ पर आपके सामने 4 राज्यों के नाम लिखे हैं, ओडिशा, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। आपको बताना है कि इनमें से किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा सौर वृक्ष यानी कि सोलर ट्री स्थापित किया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको पता ही होगा, उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो पेड़ के जैसा दिखने वाला सोलर प्लांट बनाया गया है, इसमें इस तरह से टोटल 35 सोलर पैनल लगे हैं, जिनमें से हर एक की क्षमता है 330 वाट। और ये जिस जगह पर स्थापित किया गया है वो CSIR की एक लैब है जिसका नाम है सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। आप जानते हैं कि CSIR की 40 से भी ज़्यादा लैब्स हैं पूरे भारत में, तो उन्हीं में से एक जो है वो पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में है, जिसका नाम है सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। और इसी के परिसर में ये दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री स्थापित किया गया है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा पश्चिम बंगाल। भारतीय मूल की एक महिला हैं नूर इनायत खान। इनको किस देश द्वारा ब्लू प्लाग से सम्मानित किया गया है। आप जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वार जो था ये 1939 से लेकर 1945 के बीच में चला था, और इस युद्ध में इन्होंने, जिनका नाम नूर इनायत खान है, इन्होंने ब्रिटेन के लिए जासूसी की थी और इसी के लिए इनको यह सम्मान दिया जाएगा ब्रिटेन द्वारा। सो आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। ये क्वेश्चन स्पोर्ट्स से है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें आपको ये बताना है कि भारत और किस देश को संयुक्त रूप से फिडे ऑनलाइन चेस ओलंपियाड 2020 का विजेता घोषित किया गया है। ये जो प्रतियोगिता होती है इसमें आज तक कभी भी भारत ने गोल्ड मेडल हासिल नहीं किया था, लेकिन इस बार इसका आयोजन जो है ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर किया गया था कोविड की वजह से। तो इस बार भारत फाइनल में पहुंच गया था और भारत का फाइनल में मुकाबला था रूस के साथ।
लेकिन बीच में कनेक्शन टूटने की वजह से ये मैच ड्रा हो गया था और दोनों देशों को विनर घोषित किया गया है। इस तरीके से दोनों देशों को ही गोल्ड मेडल दिया गया और भारत को अपना पहला गोल्ड मेडल मिला है इस प्रतियोगिता में। तो क्वेश्चन के हिसाब से इसका आंसर होगा रूस। स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में आप जानते हैं कई सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं। उनमें से एक है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। यह हर साल एक इंडेक्स निकालती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, यानी कि वैश्विक नवाचार सूचकांक। तो 2020 के लिए ये जो इंडेक्स जारी हुआ है, इसमें भारत कौन से स्थान पर है ये आपको बताना है। इसमें भारत है 48th प्लेस पर। हालांकि पिछले बार भारत 52वें स्थान पर था, तो इस बार भारत ने 4 पायदान की ग्रोथ की है। ओके, तो इस बार भारत के रैंक है 48 और नंबर 1 कंट्री है वो जहां पर इस संस्था का हेडक्वार्टर है, यानी कि स्विट्जरलैंड। तो इस तरीके से आपको याद रखने में आसानी होगी। न्यूयॉर्क में आयोजित यूएस ओपन 2020 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो साल भर में आप जानते हैं 4 टेनिस के ग्रैंड स्लैम होते हैं, उनमें से सबसे आखिर में होता है यूएस ओपन। हालांकि इस बार कोविड-19 की वजह से ये तो अपने समय पर ही हुआ है, लेकिन जो इससे पहले वाला था फ्रेंच ओपन, वो इसके बाद में इस साल हुआ है। तो फ्रेंच ओपन इस बार सबसे बाद में हुआ है, लेकिन यूएस ओपन ही जनरली बाद में होता है। तो इसमें अगर हम महिला एकल की बात करें तो वुमेन सिंगल्स का खिताब जीता है नाओमी ओसाका ने, जो कि जापान की टेनिस प्लेयर हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस साल के यूएस ओपन में ये 2 खिलाड़ी फाइनल में पहुंची थी। एक तो है विक्टोरिया अजारेंका और दूसरी है नाओमी ओसाका। विक्टोरिया अजारेंका हैं बेलारूस से और नाओमी ओसाका जैसे कि मैंने आपको बताया ये हैं जापान से, और इसको नाओमी ओसाका जीत गई हैं, राइट। ये इनका तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। हालांकि विक्टोरिया अजारेंका अगर जीतती तो ये इनका पहला खिताब होता। ऐसे ही देखते हैं मेन सिंगल्स में, इसमें फाइनल में पहुंचे थे अलेक्जेंडर ज़्वेरेव जो कि जर्मनी के खिलाड़ी हैं, और इधर हैं डोमिनिक थिएम जो कि ऑस्ट्रिया के खिलाड़ी हैं। और इसमें फाइनल में किसने जीता है? डोमिनिक थिएम ने। इनमें से चाहे कोई भी जीतता, ये इनका पहला ग्रैंड स्लैम खिताब होता। तो इस बार जीता है डोमिनिक थिएम ने, ये आपको याद रखना है। डोमिनिक थिएम वैसे इससे पहले भी 3 बार फाइनल में पहुंच चुके थे, लेकिन कभी भी ये जीत नहीं पाए थे। वैसे इस साल के चारों ग्रैंड स्लैम के ऊपर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उस पर एक अलग से वीडियो आ चुका है, तो आपने अगर उसको ना देखा हो तो उसको भी आप देख सकते हैं। रेलवे बोर्ड के इतिहास में इसके पहले सीईओ कौन बने हैं? तो आप जानते हैं हाल ही में रेलवे बोर्ड का पुनर्गठन किया गया है और रेलवे बोर्ड में जो सदस्यों की संख्या 8 थी इसको कम करके कर दिया गया है 5। और इसी के साथ में एक और बदलाव किया गया है कि जो इसमें अध्यक्ष का पद था अब इसको अध्यक्ष प्लस सीईओ का पद कर दिया गया है, यानी कि जो इसका अध्यक्ष होगा वही इसका सीईओ भी होगा। तो अब क्योंकि आप जानते हैं रेलवे बोर्ड के अभी तक अध्यक्ष थे विनोद कुमार यादव, तो बाय डिफ़ॉल्ट यही अध्यक्ष और सीईओ भी बन गए हैं, राइट। तो इस तरीके से रेलवे बोर्ड के इतिहास में पहले सीईओ बने हैं विनोद कुमार यादव। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौते पर किस साल हस्ताक्षर किए गए थे? ये कराची में समझौता हुआ था विश्व बैंक की मध्यस्थता में। तो ये साइन की गई थी 1960 में, 19 सितंबर 1960 को। इसमें यह डिसाइड किया गया था कि सिंधु का जो तंत्र है जिसमें 6 नदियाँ आती हैं, ऊपर है CJI यानी कि इंडस यानी कि सिंधु नदी, झेलम और चेनाब, और नीचे की जो 3 नदियाँ हैं रावी, व्यास और सतलुज। तो इसमें यह डिसाइड किया गया था कि जो ऊपर की 3 नदियाँ हैं इनका पानी इस्तेमाल करेगा पाकिस्तान। हालांकि इसका कुछ हिस्सा भारत भी इस्तेमाल करता है, लेकिन जो नीचे की 3 नदियाँ हैं रावी, व्यास और सतलुज, इनका पानी टोटल इस्तेमाल करता है भारत। तो ये इस संधि में डिसाइड किया गया था। अब इस साल को 60 साल पूरे हो गए हैं, राइट। अगला सवाल, टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया ने रीब्रांडिंग करते हुए किस नाम से अपना नया ब्रांड लॉन्च किया है? आप जानते हैं कि ये पहले 2 अलग अलग कंपनियां होती थी, वोडाफोन इंडिया और आइडिया सेलुलर, लेकिन 2018 में ये दोनों मर्ज हो गई थी। लेकिन विलय के बाद भी ये दोनों अलग अलग ब्रांड के रूप में काम करती थी और इसका इनको फ़ायदा भी नहीं मिला, और इसीलिए अब इन्होंने रीब्रांडिंग करते हुए एक सिंगल ब्रांड लॉन्च किया है जिसका नाम है वी।
तो वोडाफोन आइडिया अब हो गया है वी। इनमें से किस राज्य की सरकार ने मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी नामक अभियान शुरू किया है? माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसमें क्या है कि घर घर जाकर डोर टू डोर सर्वे किया जाएगा ताकि कोविड-19 के लक्षणों की जांच की जा सके, राइट। तो कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए यह अभियान शुरू किया गया है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, जिनके पार्टी है शिवसेना, और यहाँ के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, जिनको गोवा के राज्यपाल का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, क्योंकि गोवा के जो राज्यपाल थे सत्यपाल मलिक, उनको अब मेघालय का राज्यपाल बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट, हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच एक नया अंतर्देशीय जलमार्ग खोला गया है सोनमुरा और दाऊदकंडी के बीच में। आपको ये बताना है कि ये भारत के किस राज्य को बांग्लादेश से जोड़ता है। तो इसको सीधे मैप पर ही देखते हैं, जिससे याद रखना आसान होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बांग्लादेश और ये है भारत का त्रिपुरा राज्य। तो बांग्लादेश में जो दाऊदकंडी है, यहाँ से लेकर त्रिपुरा में सोनामुरा के बीच में ये रूट खोला गया है, अंतर्देशीय जलमार्ग। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा त्रिपुरा। त्रिपुरा में एक ब्रिज बनाया गया है जिसका नाम है फेनी ब्रिज, और ये भी भारत और बांग्लादेश को जोड़ेगा। इसके बारे में आपको याद रखना है, यह लगभग बनकर तैयार हो गया है और इसी साल इसका उद्घाटन भी हो जाएगा। इसकी लोकेशन कुछ यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर यह पुल बनाया गया है। किस राज्य की सरकार ने देश की पहली एकीकृत एयर एम्बुलेंस सेवा स्टार्ट की है? यानी कि कोविड-19 के मरीजों को जल्दी से जल्दी अस्पताल पहुंचाने के लिए इस तरीके से एयर एम्बुलेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है। कौन से राज्य में? ये राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक में एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है। अगला सवाल इंपॉर्टेंट डेज से है और इसी के साथ मैं आपको इस महीने के सारे इंपॉर्टेंट डेज बताऊंगा। पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ पीस ये मनाया जाता है हर साल 21 सितंबर को। 21 सितंबर इसको हर साल यूनाइटेड नेशन मनाता है। तो इसकी हर साल एक थीम भी डिसाइड की जाती है। इस बार इसकी थीम डिसाइड की गई है शेपिंग पीस टुगेदर। शेपिंग पीस टुगेदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी के साथ हम देखते हैं इस महीने के सारे इंपॉर्टेंट डेज और उनकी थीम। सबसे पहले है 2 सितंबर। 2 सितंबर को मनाया जाता है विश्व नारियल दिवस। इस बार इसकी थीम है इन्वेस्ट इन कोकोनट टू सेव द वर्ल्ड। इन्वेस्ट इन कोकोनट टू सेव द वर्ल्ड। आप जानते हैं नारियल जो है इसके उत्पादन में भारत तीसरे स्थान पर है। नंबर 1 कंट्री है पूरी दुनिया में नारियल उत्पादन में इंडोनेशिया, और उसके बाद फिलीपींस है, फिर आता है भारत। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत के अंदर नारियल सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में होता है, तो आंसर होगा केरल। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, ये आपको याद रखना है। भारत में सबसे ज़्यादा नारियल उत्पादन होता है केरल में। इसके बाद 5 सितंबर को मनाया गया है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, यानी कि नेशनल टीचर्स डे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन होता है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को ही। इस दिन मदर टेरेसा जी की डेथ हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस ये यूनाइटेड नेशन द्वारा मनाया जाता है। फिर इसके बाद है 8 सितंबर। 8 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, इंटरनेशनल लिटरेसी डे। फिर इसके बाद 10 सितंबर को मनाया गया है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। इसकी थीम काफ़ी महत्वपूर्ण है, वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड। वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड। इसके बाद 14 सितंबर को मनाया गया है हिंदी दिवस, जो कि भारत में मनाया जाता है, लेकिन विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। फिर इसके बाद 15 सितंबर को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी, जिसकी इस बार थीम है कोविड-19 ए स्पॉटलाइट ऑन डेमोक्रेसी। कोविड-19 ए स्पॉटलाइट ऑन डेमोक्रेसी। और 15 सितंबर को ही आपको पता होगा भारत के महान सिविल इंजीनियर एम विश्वेश्वरैया का जन्मदिन होता है, तो इसको हम लोग अभियंता यानी कि इंजीनियर्स डे के रूप में मनाते हैं। इसके जस्ट बाद 16 सितंबर को मनाया गया है विश्व ओजोन संरक्षण दिवस। इसकी इस बार थीम है ओजोन फॉर लाइफ 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन।
यहाँ पर 35 ईयर्स का क्या मतलब है? एक्चुअल में आज से 35 साल पहले यानी कि 1985 में एक संधि हुई थी जिसको बोलते हैं वियना कन्वेंशन, और क्योंकि ये ओजोन परत को बचाने के बारे में थी इसीलिए इस बार की थीम है ओजोन फॉर लाइफ 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। इसके बाद 17 सितंबर को मनाया गया है विश्व रोगी सुरक्षा दिवस यानी कि वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे। ये आप जानते हैं 2019 में शुरू हुआ था और इस बार ये सेकंड टाइम मनाया गया है। इसकी इस बार थीम है हेल्थ वर्कर सेफ्टी ए प्रायोरिटी फॉर पेशेंट सेफ्टी, और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं यानी कि स्वास्थ्य कर्मी जैसे कि डॉक्टर्स, नर्सेस, उनकी सेफ्टी ही मरीजों की सेफ्टी की पहली प्राथमिकता है, राइट। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ तक मैंने आपको 17 सितंबर तक के सारे इंपॉर्टेंट डेज और थीम बताए हैं। इसके आगे के जो डेज और थीम हैं वो मैं आपको इसी वीडियो में आगे बताऊंगा, क्योंकि इस महीने में कई सारे इंपॉर्टेंट डेज हैं और उनकी थीम भी इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए मैंने इनको 2 सेक्शन में बांटा है। अभी मैंने यहाँ पर आपको 17 सितंबर तक बताए हैं। अब सीधे हम आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस राज्य में एक नई पहल के तहत भारत की पहली महिला एम्बुलेंस चालक को नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं। जिन फीमेल एम्बुलेंस ड्राइवर को पहली बार अपॉइंट किया गया है इनका नाम है एम वीर लक्ष्मी, और इनको तमिलनाडु में अपॉइंट किया गया है। सो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो यानी कि ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं BCAS, इसके महानिदेशक पद पर अपॉइंट होने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं। इनका नाम है उषा पाढ़े। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आप जानते हैं कि आज के समय भारत में टोटल 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों की संख्या है 12। इन्हीं में से एक है पंजाब और सिंध बैंक। आपको बताना है कि इसके नए MD और CEO कौन बने हैं। तो पंजाब और सिंध बैंक का MD और CEO अपॉइंट किया गया है S कृष्णन को। S कृष्णन, इसके नाम में तो पंजाब लिखा है लेकिन याद रखिए इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, और इसी कारण से कई बार पूछा गया एग्जाम में। तो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और इसके नए MD और CEO बने हैं S कृष्णन। मुरली रामकृष्णन ये किस बैंक के MD और CEO नियुक्त किए गए हैं? मुरली रामकृष्णन जो हैं ये साउथ इंडियन बैंक के MD और CEO बने हैं। साउथ इंडियन बैंक जो है इसका हेडक्वार्टर है केरल के त्रिशूर में। इनमें से किस लेखक या लेखिका ने 2020 डेटन साहित्यिक शांति पुरस्कार का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जीता है? तो इनकी आजीवन उपलब्धि के लिए दिया गया है। इनका नाम है मार्गरेट एटवुड। आपको याद होगा 2019 में इनको मैन बुकर पुरस्कार दिया गया था और 2020 में इनको इनके लाइफ टाइम यानी कि आजीवन उपलब्धि के लिए डेटन साहित्यिक शांति पुरस्कार दिया गया है। इनमें से किस बॉलीवुड अभिनेता ने PUBG के विकल्प के रूप में फौजी गेम लॉन्च करने की घोषणा की है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि सितंबर महीने में ही इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय ने चीन की टोटल 118 एप्लीकेशन को बैन कर दिया था, और उसमें क्योंकि PUBG भी शामिल था तो इसी के बाद PUBG के जैसा ही एक एप्लीकेशन बनाया जाएगा जिसका नाम होगा फौजी, और इसको अनाउंस किया है अक्षय कुमार ने, एक्टर अक्षय कुमार। यहाँ पर आप जो लोगो देख रहे हैं ये उस गेम बनाने वाली कंपनी का लोगो है जो कि इसको बनाएगी। ये बेंगलुरु की एक गेम डेवलपिंग कंपनी है, इसका नाम है Encore गेम्स। ओके, इसके बाद अगला सवाल देखते हैं। साल भर में कई सारे इंडेक्सेस जारी होते रहते हैं, लेकिन उनमें से कई सारे काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। उन्हीं में से एक है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020, यानी कि मानव पूंजी सूचकांक 2020। आपको बताना है कि इसमें भारत कौन से स्थान पर रहा है। सबसे पहली चीज़ जो आपको याद रखनी है कि इसको हर साल वर्ल्ड बैंक जारी करता है, राइट। इसमें पिछले साल 157 देशों में भारत की रैंक थी 115, लेकिन इस बार इसमें 174 देशों को शामिल किया गया है और भारत की रैंक है 116। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आंसर होगा 116। इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि नंबर 1 कंट्री कौन सा है तो आंसर होगा सिंगापुर। सिंगापुर इसमें पहला स्थान पर है।
यहाँ पर अमेरिका के 4 शहरों के नाम लिखे गए हैं: ऑस्टिन, विल्मिंगटन, सिएटल और सैन एंटोनियो। आपको बताना है कि इनमें से किस शहर को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने द्वितीय विश्व युद्ध की पहली हेरिटेज सिटी घोषित किया गया है। ये शहर है विल्मिंगटन। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर इस सिटी का काफ़ी अहम रोल था, क्योंकि इस शहर में एक शिप बिल्डिंग कंपनी थी जहाँ पर अमेरिका के लिए जहाज़ बनाए जाते थे, और केवल 5 साल के अंदर अंदर ही यहाँ पर जो शिप बिल्डिंग कंपनी थी उसने 240 से भी ज़्यादा जहाज़ें अमेरिका को बनाकर दी थी। तो इसीलिए अमेरिका ने इसको पहली हेरिटेज सिटी के रूप में घोषित किया है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, राइट। विल्मिंगटन। 6 सितंबर को स्वामी केशवानंद भारती का निधन हो गया। आपको बताना है कि ये कौन से राज्य से थे। तो स्वामी केशवानंद भारती जो थे, इनको संविधान का रक्षक कहा जाता है, क्योंकि जो केशवानंद भारती बनाम केरल केस था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था कि जो भारत की संसद है वो संविधान के मूल ढांचे में बदलाव नहीं कर सकती है। तो ये जो स्वामी केशवानंद भारती थे, ये केरल में एक एडनीर मठ है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जो यहाँ पर एडनीर मठ है उसी के संत थे, राइट। तो इनकी हाल ही में डेथ हो गई है। वैसे तो सितंबर महीने में 50 ऐसे इंपॉर्टेंट लोगों की डेथ हुई है, लेकिन उनमें से 10 सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन जिनकी डेथ हुई है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आपको अभी ध्यान से देखना है। यहाँ पर मैं उनके बारे में आपको एक साथ बताऊंगा, और उसके बाद इसी वीडियो के अंदर जो उनमें से भी सबसे इंपॉर्टेंट हैं उन पर आपको क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। सबसे पहले हैं महान एथलेटिक्स कोच पुरुषोत्तम राय। आप जानते हैं कि भारत में कोच को दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार होता है द्रोणाचार्य पुरस्कार, जो कि 2 कैटेगरी में दिया जाता है, लाइफ टाइम और रेगुलर। तो इस साल इनको लाइफ टाइम कैटेगरी के लिए 2020 में इनको चुना गया था, लेकिन अवार्ड रिसीव करने से कुछ घंटे पहले ही इनकी डेथ हो गई थी। तो ये भारत के महान एथलेटिक्स कोच थे, ये आपको याद रखना है, पुरुषोत्तम राय। इसके बाद दूसरे व्यक्ति हैं, एक नेपाली पर्वतारोही हैं आंग रीता शेर्पा। इनको स्नो लेपर्ड के नाम से भी जाना जाता है, और इनके नाम एक रिकॉर्ड है कि इन्होंने दुनिया की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, इस पर इन्होंने टोटल 10 बार बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के चढ़ाई की थी, ठीक है। तो नेपाली पर्वतारोही आंग रीता शेर्पा की डेथ हो गई है। ऐसे ही भारत की एक शास्त्रीय नृत्य कला और वास्तुकला की विद्वान कपिला वात्स्यायन की डेथ हो गई। आप जानते हैं जो सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञे जी थे, उन्हीं की यह पत्नी थी। इसके बाद अगले हैं एसपी बालसुब्रमण्यम, जो कि भारत के एक प्लेबैक सिंगर थे, और इन्होंने अलग अलग भाषाओं में 40,000 से भी ज़्यादा गाने गाए थे। तो अभी इनकी डेथ हुई है एसपी बालसुब्रमण्यम। इसके बाद 5वें व्यक्ति हैं भारत के महान वैज्ञानिक और रेडियो खगोल शास्त्री गोविंद स्वरूप। इन्होंने पुणे के अंदर एक टेलीस्कोप भी बनाया था, तो इनकी हाल ही में डेथ हो गई है। इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। ऐसे ही भारत के महान परमाणु वैज्ञानिक शेखर बसु की डेथ हो गई है। इनके बारे में आपको जरूर याद रखना है, ये 2 संस्थानों के अध्यक्ष रह चुके हैं। एक तो है बार्क यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, और दूसरा है एटॉमिक एनर्जी कमीशन यानी कि परमाणु ऊर्जा आयोग। तो ये इन दोनों संस्थानों के अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया, भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की डेथ हो गई। ये भारत के 13वें राष्ट्रपति थे। ऐसे ही कर्नाटक के लोकसभा सांसद और रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी की डेथ हो गई। ये कर्नाटक के बेलगांव से टोटल 4 बार लोकसभा सांसद चुने गए थे, और मौजूदा समय में ये भारत के रेल राज्य मंत्री थे, लेकिन अभी इनकी डेथ हो गई है, और ये पहले केंद्रीय मंत्री हैं जिनकी डेथ कोरोना वायरस के कारण हुई है। ऐसे ही भारत के एक पूर्व केंद्रीय मंत्री की डेथ हो गई है जिनका नाम है जसवंत सिंह। आपको पता होगा ये अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भारत के वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह। इनके अलावा एडनीर मठ के संत, जैसे कि मैंने आपको बताया, स्वामी केशवानंद भारती, इनकी भी डेथ हो गई है। तो इस महीने में अगर आपको इन 10 लोगों के नाम याद हैं तो आप बड़ी ही आसानी से किसी भी क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, अगर सितंबर महीने से आर्बिट्रेरी से कोई भी क्वेश्चन आता है तो, राइट। इसके बाद ये रहा अगला सवाल। 9 सितंबर को हरसिमरत कौर बादल ने किस राज्य में जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया था, यानी कि ऑर्गेनिक फूड प्रोसेसिंग यूनिट बनाई गई है कौन से राज्य में? तो इसको बनाया गया है उत्तर प्रदेश में,
नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर ऑर्गेनिक फूड की प्रोसेसिंग की जाएगी। अगर आपसे पूछें कि ये उत्तर प्रदेश में कहाँ पर बना है तो आंसर होगा बाराबंकी। इसको उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में स्थापित किया गया है। इसका उद्घाटन किया था हरसिमरत कौर बादल ने, जो कि उस समय भारत की केंद्रीय खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग मंत्री थी, लेकिन बाद में इन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो उसके बाद अभी के समय भारत के जो खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हैं उनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर। बायजूस ने किस वर्ष तक भारत में 5 बिलियन बच्चों को सशक्त बनाने के लिए एजुकेशन फॉर ऑल नाम की पहल शुरू की है? तो बायजूस जो कि एक एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है, इसने डिसाइड किया है कि अगले 5 सालों के अंदर अंदर भारत में 5 मिलियन ऐसे बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी जो कि आर्थिक रूप से कमज़ोर समुदाय से बिलोंग करते हैं। ठीक है, इसी के लिए एजुकेशन फॉर ऑल पहल शुरू की है बायजूस ने। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2025। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के सर्वेक्षण के अनुसार भारत में सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो वैसे तो इसमें आप परसेंटेज देखकर ही समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने इन राज्यों का लिटरेसी रेट पे लिखा है। तो इसमें सबसे कम है आंध्र प्रदेश का, सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि आंध्र प्रदेश में सबसे कम साक्षरता दर है। यहाँ पर आप डेटा देख सकते हैं। ये जो सर्वे करवाया गया था ये जुलाई 2017 से लेकर जून 2018 के बीच में करवाया गया। इसमें 7 साल से ऊपर के सारे लोगों को कवर किया गया। ठीक है, इस सर्वेक्षण के बारे में आपको 3 चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहला ये कि भारत में बेस्ट लिटरेसी रेट है केरल का, यानी कि केरल की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है विद 96.2%। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आंध्र प्रदेश इसमें सबसे नीचे है विद 66.4% लिटरेसी रेट। अगर हम ओवरऑल लिटरेसी रेट की बात करें पूरे भारत की, तो पूरे भारत की लिटरेसी रेट है 77.7%। तो इतना आपको इस सर्वेक्षण के बारे में याद रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। 8 सितंबर को इनमें से किस देश ने पहली बार विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया, यानी कि सोलर एनर्जी पर वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट? तो यहाँ पर आप देखकर ही समझ गए होंगे, इसको आयोजित किया था भारत ने। और भारत में आप जानते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में, तो इसी ने इसका आयोजन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट, 8 सितंबर को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किस शहर में पत्रिका गेट का उद्घाटन किया? तो पत्रिका गेट जो है ये राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है और ये बनाया गया है राजस्थान की राजधानी जयपुर में, जिसको आपको पता होगा 2019 में पूरे के पूरे शहर को ही वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा दिया गया था। सितंबर महीने में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कई सारी चीज़ों का उद्घाटन किया, कई सारी चीज़ों का शिलान्यास किया अलग अलग राज्यों में। तो इनको हम एक साथ देखते हैं ताकि आप इनको ईजिली याद रख पाएँ। इस पर जो भी क्वेश्चन भी बन सकते हैं वो सब मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 8 सितंबर को राजस्थान की राजधानी जयपुर में पत्रिका गेट का उद्घाटन किया और इसी के साथ में पत्रिका समूह के जो चेयरमैन हैं गुलाब कोठारी, इनके द्वारा लिखी गई 2 बुक्स का विमोचन भी किया है। एक तो है संवाद उपनिषद और दूसरी का नाम है अक्षर यात्रा। संवाद उपनिषद और अक्षर यात्रा। तो आपसे इनके राइटर का नाम पूछ सकते हैं, गुलाब कोठारी। इसके 2 दिन बाद 10 सितंबर को उन्होंने बिहार से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की और इसी के साथ में इन्होंने ई गोपाला ऐप का भी शुभारंभ किया। ई गोपाला ऐप जो है ये पशुधन प्रबंधन के लिए बनाई गई है और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो है ये मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। फिर 13 सितंबर को बिहार में ही पेट्रोलियम क्षेत्र से जुड़ी 3 प्रमुख परियोजनाओं को शुरू किया। ऐसे ही इसके 2 दिन बाद बिहार में फिर से नमामि गंगे और अमृत योजना के अंतर्गत शहरी बुनियादी ढांचे से जुड़ी 7 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसके बाद 18 सितंबर को फिर से बिहार में ही कोसी रेल महासेतु का उद्घाटन किया। ये जो कोसी रेल महासेतु है ये कोसी नदी पर बनाया गया है बिहार में। इसकी लंबाई है 1.9 किलोमीटर।
फिर इसके 3 दिन बाद 21 सितंबर को अगेन बिहार में ही 14,000 करोड़ रुपए की 9 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास किया और ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सेवाओं का शुभारंभ किया। फिर इसके बाद महीने के आखिर में 29 सितंबर को नमामि गंगे मिशन के अंतर्गत उत्तराखंड में 6 बड़ी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और साथ ही साथ गंगा नदी पर अपनी तरह के पहले एक संग्रहालय का उद्घाटन किया है जिसका नाम है गंगा अवलोकन। तो गंगा अवलोकन नाम का जो संग्रहालय है ये उत्तराखंड के हरिद्वार में बनाया गया है। एक्चुअल में हरिद्वार में जो चंडी घाट है यहीं पर ये बनाया गया है और इसका उद्घाटन किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। अब यहाँ पर हम देखते हैं इस पर कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में यह पूछा जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी जी ने संवाद उपनिषद और अक्षर यात्रा नामक 2 पुस्तकों का विमोचन किया। ठीक है, इन पुस्तकों के लेखक कौन हैं? तो इनको लिखा है पत्रिका समूह के चेयरमैन गुलाब कोठारी ने। गुलाब कोठारी। पशुधन के प्रबंधन के लिए पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा कौन सी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई है? इसको इन्होंने बिहार से लॉन्च किया था। इसका नाम है ई गोपाला ऐप। यह क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। इसमें यह पूछा जा रहा है कि 10 सितंबर को पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की है? ये जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है इसको भारत में मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट किया गया है। इसके तहत अगले 5 सालों में भारत के फिशरी सेक्टर में लगभग 20,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो इसमें बस इतना ही पूछा गया है कि कौन से राज्य से इसको स्टार्ट किया गया है। आंसर होगा बिहार। अब इसी के ऊपर ये क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का जो लक्ष्य है ये अगले 5 सालों में मछली उत्पादन को 150 लाख टन से बढ़ाकर कितना करना है? तो अभी के समय भारत का मछली उत्पादन है लगभग 150 लाख टन और अगले 5 सालों में इसमें 70 लाख टन इंक्रीमेंट करना है। 70 लाख से इसको बढ़ाकर किया जाएगा 220 लाख टन। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और इसी के लिए अगले 5 सालों के अंदर अंदर लगभग 20,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। एग्जैक्टली 20,050 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके बाद ये रहा अगला सवाल, पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के सभी 45,945 गांवों को ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सेवा से जोड़ने के लिए परियोजना शुरू की है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। अब ये जो परियोजना स्टार्ट की गई है ये 1,000 करोड़ रुपए की लागत से स्टार्ट की गई है। इसमें लक्ष्य ये रखा गया है कि मार्च 2021 तक सारे के सारे गांवों को ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सेवा से जोड़ दिया जाए। और अगर ऐसा होता है तो बिहार भारत का पहला राज्य होगा जिसमें हर एक गांव को ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सेवा से जोड़ दिया गया हो। राइट। 18 सितंबर को पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में कोसी रेल महासेतु का उद्घाटन किया? तो इसका भी आंसर होगा बिहार। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो कोसी रेल महासेतु बनाया गया है इसकी लंबाई है 1.9 किलोमीटर और ये कोसी नदी पर निर्मली और सरायगढ़ को जोड़ेगा। बिहार में निर्मली और सरायगढ़ को ये जोड़ेगा। इसकी लंबाई है 1.9 किलोमीटर। इसको बनाने में लगभग 18 साल लगे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में इसको 2003-4 में इसकी आधारशिला रखी गई थी और अभी इसका उद्घाटन किया है पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। सितंबर 2020 में पीएम नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस सत्र को संबोधित किया? तो इसका आंसर करना बहुत ही आसान है क्योंकि आज से 75 साल पहले यूनाइटेड नेशन बना था और तब से इसकी हर साल बैठक होती है। तो इस साल इसकी बैठक हुई है 75वीं और इसी को संबोधित किया है नरेंद्र मोदी जी ने। अब इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि इन्होंने किस राज्य में गंगा नदी को समर्पित अपनी तरह के पहले संग्रहालय जिसका नाम है गंगा अवलोकन इसका उद्घाटन किया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि गंगा अवलोकन नाम का जो संग्रहालय है ये बनाया गया है चंडी घाट पर और चंडी घाट है उत्तराखंड के हरिद्वार में। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब ये क्वेश्चन अपॉइंटमेंट से है और इसी के साथ मैं आपको इस महीने की सारी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको इसका आंसर करना है कि किस बॉलीवुड अभिनेता को राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय यानी कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का नया अध्यक्ष बनाया गया है।
तो इनको आप देखते ही पहचान गए होंगे, ये हैं एक्टर परेश रावल। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे इस महीने की सारी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स। सबसे पहले है राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, इसके अध्यक्ष बने हैं सुरेश चंद्र शर्मा। ये जो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग है ये नया नया बना है, तो इसीलिए इसके जो सुरेश चंद्र शर्मा अध्यक्ष बने हैं ये इसके पहले अध्यक्ष हैं। इनको 3 साल के लिए अपॉइंट किया गया है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई, इसको बोलते हैं टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसके अभी तक अध्यक्ष थे, आपको पता होगा, RS शर्मा, लेकिन अब इनकी जगह ली है PD वाघेला ने। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये तो हम लोगों ने क्वेश्चन में ही देखा कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष बने हैं परेश रावल, और अखिल भारतीय टेनिस संघ यानी कि ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन, इसके अध्यक्ष बने हैं अनिल जैन। और लास्ट में है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जो कि भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी है, इसके अध्यक्ष बने हैं अवीक सरकार। इनमें से किस देश के साइकिलिस्ट ने, जिनका नाम है ताडेस पोगाकर, इन्होंने साइकिल प्रतियोगिता टूर डे फ्रांस 2020 जीत ली है। ये जो टूर डे फ्रांस प्रतियोगिता होती है ये दुनिया की सबसे लोकप्रिय और सबसे प्रतिष्ठित साइकिलिंग प्रतियोगिता होती है। इसका आयोजन फ्रांस और उसके आसपास के देशों में किया जाता है। यह लगभग 3000 किलोमीटर की रेस होती है और इसके लिए 21 दिनों तक लोगों को रेस करना होता है, और इसमें जो सबसे कम समय में अपने लक्ष्य तक पहुंचता है उसको ये खिताब दिया जाता है। तो इस बार इसको जीता है ताडेस पोगाकर ने, जो कि हैं स्लोवेनिया से। राइट आंसर होगा स्लोवेनिया। इनमें से किस राज्य की सरकार ने YSR संपूर्ण पोषण और YSR संपूर्ण पोषण प्लस योजना शुरू की है? ये जो दोनों योजनाएं हैं इनका नाम देखकर ही आप समझ गए होंगे कि इसको शुरू किया है आंध्र प्रदेश की सरकार ने, क्योंकि आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं YS जगन मोहन रेड्डी, इनकी पार्टी का नाम है YSR कांग्रेस। तो इन्होंने हाल फिलहाल में जो भी योजनाएं शुरू की हैं उन सब के नाम की स्टार्टिंग होती है YSR से। तो जब भी आपको किसी योजना के नाम में स्टार्टिंग में YSR मिले तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश। जैसे यहाँ पर ऐसी कई सारी योजनाएं शुरू की गई हैं, YSR आरोग्यश्री योजना, या फिर YSR पेंशन कनुका योजना, या फिर YSR कापो नेस्तम योजना, YSR ला नेस्तम योजना। तो ऐसी कई सारी योजनाएं YSR के स्टार्टिंग से शुरू की गई हैं। अब ये जो YSR संपूर्ण पोषण योजना है या फिर YSR संपूर्ण पोषण प्लस योजना है, इसमें होगा क्या? तो इसके आप नाम से ही समझ सकते हैं, इसमें गर्भवती महिलाओं और जो स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं उनके संपूर्ण पोषण के लिए उनको पोषण किट दी जाएगी। ठीक है, तो इसको शुरू किया है आंध्र प्रदेश की सरकार ने। इसके बाद ये रहा अगला सवाल। हाल ही में राज्यों की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 2019 जारी हुई है। आपको बताना है कि इसमें किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। यानी कि इस क्वेश्चन में बेसिकली ये पूछा जा रहा है कि भारत का कौन सा राज्य है जिसमें बिजनेस करना सबसे आसान है। तो ये राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इसमें नंबर 1 पर है। यहाँ पर आप इस पूरी लिस्ट को देख सकते हैं। नंबर 1 पर है आंध्र प्रदेश, दूसरे स्थान पर है उत्तर प्रदेश, फिर है तेलंगाना। तो ये जो रैंकिंग होती है इसके लिए साल 2015 में बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान की शुरुआत की गई थी। बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान, और इसी के तहत हर साल कारोबारी सुगमता के आधार पर राज्यों को रैंक किया जाता है। यानी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के आधार पर राज्यों की रैंकिंग तैयार की जाती है, और इस बार इसका चौथा संस्करण है जिसमें नंबर 1 स्थान हासिल किया है आंध्र प्रदेश ने। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसको जारी कौन करता है, तो भारत का जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय है इसी के अंतर्गत एक विभाग है जिसको बोलते हैं DPIIT, यानी कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो यही हर साल इसको जारी करता है, और इसमें इस बार नंबर 1 है आंध्र प्रदेश। यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ये तो राज्यों की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग है। इसी तरीके से ग्लोबल लेवल पर जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग जारी की जाती है, आपको बताना है कि उसको कौन जारी करता है। हालांकि अभी उसको उसका प्रकाशन रोक दिया गया है। आपको सिर्फ ये बताना है कि उसको कौन जारी करता है, और जो उसकी पिछली रिपोर्ट आई थी उसमें भारत की रैंक क्या है। देन इसके बाद ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन।
भारत ने किन दो देशों के साथ मिलकर 5G तकनीक विकसित करने का निर्णय लिया है? तो 5G टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए भारत अमेरिका और इजराइल के साथ काम करेगा। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमेरिका और इजराइल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 से लेकर 5 सितंबर तक किस देश की आधिकारिक यात्रा पर थे? तो जैसा कि मैंने आपको इसी वीडियो में बताया था कि इस साल SCO की रक्षा मंत्रियों की मीटिंग हुई है रूस में। इसी में पार्टिसिपेट करने के लिए राजनाथ सिंह गए थे रूस में। वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस मराठी फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार जीता है, यानी कि बेस्ट स्क्रीन प्ले का अवार्ड जीता है? कौन सी मराठी मूवी ने वेनिस फिल्म फेस्टिवल 2020 में? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि द डिसाइपल। और इसको जिन्होंने बनाया है इनका नाम है चैतन्य तम्हाड़े। इस बार जो वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल था इसका 77वां संस्करण था और इसमें आपको 2 चीज़ें याद रखनी है। एक तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड मिला है भारत की फिल्म मराठी फिल्म द डिसाइपल को, जिसको बनाया है चैतन्य तम्हाड़े ने। बाकी इस फिल्म फेस्टिवल में जो बेस्ट फिल्म होती है उसको दिया जाता है गोल्डन लायन अवार्ड। तो बस आपको ये एक याद रखना है, इसको जीता है नोमैड लैंड नाम की मूवी ने, नोमैड लैंड। यहां पर आपके सामने 4 देशों के नाम हैं, फ्रांस, अपना भारत, जापान और इजराइल। आपको यह बताना है कि इनमें से किस देश ने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन व्हीकल यानी कि HSTDV का परीक्षण किया है सफलतापूर्वक। यहां पर आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, इसको टेस्ट किया है DRDO ने, यानी कि हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा भारत। इसका बेसिकली मतलब यह है कि अब भारत ने भी हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने की क्षमता डेवलप कर ली है और इसी के साथ हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने की क्षमता विकसित करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन गया है, क्योंकि इससे पहले 3 देशों के पास ऑलरेडी ये टेक्नोलॉजी है। एक तो है अमेरिका, दूसरा है चीन और तीसरा है रूस। बच्चों के अधिकारों के लिए काम करने वाली संस्था यूनिसेफ ने किस बॉलीवुड अभिनेता को फॉर एवरी चाइल्ड अभियान के लिए सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि आयुष्मान खुराना। तो आयुष्मान खुराना जो हैं इनको यूनिसेफ के अभियान फॉर एवरी चाइल्ड के लिए सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया गया है। हाल ही में टाइम मैगजीन ने दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट जारी की है फॉर 2020। आपको बताना है कि इसमें शामिल एकमात्र भारतीय अभिनेता कौन है। वैसे तो इसमें भारत और भारतीय मूल के टोटल 5 लोग शामिल हैं, लेकिन एकमात्र एक्टर हैं आयुष्मान खुराना। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस बार टाइम मैगजीन ने दुनिया के 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल की लिस्ट में जिन 5 भारतीयों के नाम शामिल किए हैं उनमें से एक तो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरे हैं बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना और सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट यानी कि CAA के खिलाफ जो शाहीन बाग में आंदोलन हुए थे उसमें शामिल 82 साल की महिला बिल्किस बानो, इनको भी इसमें शामिल किया गया है। इन 3 भारतीयों के अलावा 2 भारतीय मूल के व्यक्तियों को भी शामिल किया गया है। एक तो है गूगल के CEO सुंदर पिचाई और दूसरे व्यक्ति हैं जो कि एड्स बीमारी का इलाज ढूंढने के लिए काम कर रहे हैं। ये लंदन में हैं प्रोफेसर रविंद्र गुप्ता। तो इन्हीं 5 लोगों के नाम इस बार इसमें शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट, भारत के किस जाने माने शेफ को एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया जाएगा? तो इनको आप पहचानते ही हैं, ये हैं मशहूर शेफ विकास खन्ना। इनको ये अवार्ड क्यों दिया जाएगा? क्योंकि कोविड-19 महामारी के दौरान जो भारत में लॉकडाउन लगा था तो उस दौरान इन्होंने न्यूयॉर्क में रहते हुए भारत में एक अभियान शुरू किया था जिसका नाम था फीड इंडिया, और इसी अभियान के तहत इन्होंने देश के लाखों लोगों को भोजन उपलब्ध कराया। तो इसीलिए इनको एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया जाएगा। इन्होंने हाल ही में एक किताब भी लिखी है जिसका नाम है किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। हाल ही में बच्चों के लिए किस राज्य में पहला समाचार पत्र शुरू किया गया है, न्यूज़पेपर स्टार्ट किया गया है, जिसका नाम है द यंग माइंड्स? आपके सामने ऑप्शंस हैं असम, मेघालय,
पश्चिम बंगाल या फिर अरुणाचल प्रदेश? इसका आंसर होगा असम। एक्चुअल में असम के गुवाहाटी शहर की 2 महिला उद्यमी हैं, नीलम सेठी और नेहा बजाज। इन्होंने स्पेशली बच्चों के लिए ये न्यूज़पेपर स्टार्ट किया है ताकि बच्चों में क्रिएटिव थिंकिंग का विकास हो और साथ ही साथ उनमें पढ़ने लिखने की आदत विकसित हो। तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, ये न्यूज़पेपर का नाम है द यंग माइंड्स। भारतीय नौसेना के इतिहास में पहली बार किन 2 महिला अधिकारियों को युद्ध पोत पर तैनात किया जाएगा? तो भारतीय नौसेना के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब महिला अधिकारियों को युद्ध पोत पर तैनात किया जाएगा। तो जिनको तैनात किया जाएगा इनमें से एक हैं सब लेफ्टिनेंट कुमुदनी त्यागी और दूसरी हैं रीति सिंह। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सितंबर महीने में संसद का मानसून सत्र आयोजित किया गया था और इस दौरान कई सारे इंपॉर्टेंट विधेयक पारित किए गए हैं, लेकिन उनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि संसद ने किस राज्य में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधेयक पारित किया है। यानी कि एक विधेयक पारित किया गया है जिसके तहत भारत में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। बस आपको ये बताना है कि ये कौन से राज्य में बनेगा। सबसे पहले मैं आपको ये 3 विधेयक दिखाता हूँ और इन तीनों विधेयक की खास बात ये कि इन तीनों में काफ़ी सिमिलरिटीज़ हैं, इसीलिए मैंने इनको साथ में रखा है। सबसे पहली चीज़ ये कि इन तीनों को संसद ने पारित कर दिया है, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों से पारित हो चुके हैं। दूसरी चीज़ ये कि इनके तहत भारत में एक संस्थान बनाया जाएगा और फिर उन संस्थानों को इन्हीं विधेयक के जरिए राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा दिया जाएगा। इंटरेस्टिंग बात यह कि ये तीनों के तीनों जो संस्थान होंगे ये गुजरात में ही बनाए जाएंगे। तो आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले है राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2020। तो नाम से ही पता चल रहा है, इसके तहत भारत में नेशनल फॉरेंसिक साइंसेस यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। और क्योंकि ये गुजरात में बनेगा, तो गुजरात में कहाँ पर बनेगा ये आपसे पूछ सकते हैं। ये बनेगा गांधीनगर में। इसके बाद दूसरा है राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय विधेयक 2020 और आप समझ गए हैं कि इसके तहत भारत में नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। ये भी गुजरात में ही बनाई जाएगी और गुजरात के गांधीनगर में ही बनाई जाएगी। लेकिन जो तीसरा संस्थान है आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, इसको गुजरात के जामनगर में स्थापित किया जाएगा। तो इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद, इसकी स्थापना होगी जामनगर गुजरात में। बाकी जो 2 हैं इनको स्थापित किया जाएगा गांधीनगर में। तो अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। बस इसमें यह पूछा गया है कि राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय कौन से राज्य में बनेगा, तो इसको तो आप इजीली आंसर कर सकते हैं, गुजरात। अब ये क्वेश्चन इंडियन रेलवे से है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि दक्षिण भारत की पहली किसान रेल किन 2 शहरों के बीच में चलाई गई है। देखिए, आपको बताया कि जो भारत की पहली किसान रेल थी वो महाराष्ट्र और बिहार के बीच में चलाई गई थी। महाराष्ट्र में देवलाली से लेकर बिहार में दानापुर के बीच। लेकिन दक्षिण भारत की जो पहली किसान रेल है इसको शुरू किया गया है आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से लेकर दिल्ली के बीच में। अनंतपुर से लेकर दिल्ली। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि किसान रेल के जरिए जिन फलों और सब्जियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा रहा है, इन पर सरकार की तरफ से 50% की सब्सिडी दी जा रही है। तो ये भी आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। IMD द्वारा जारी ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में भारतीय शहरों में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है। ये जो ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स जारी किया गया है, इसमें दुनिया के टोटल 109 स्मार्ट शहरों को रैंक किया गया है अलग अलग पहलुओं पर, और इन 109 में से नंबर 1 स्थान हासिल किया है सिंगापुर ने। सिंगापुर जो शहर है इसने नंबर 1 स्थान हासिल किया है। फिर दूसरे स्थान पर है फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी और तीसरे स्थान पर है स्विट्जरलैंड का ज्यूरिख शहर। लेकिन अगर भारतीय शहरों की बात की जाए तो इन 109 में भारत के 4 शहर शामिल किए गए हैं और ये चारों शहर ये हैं मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद और नई दिल्ली। इनमें से भी शीर्ष स्थान हासिल किया है हैदराबाद ने, क्योंकि इसकी रैंक है 85। नौवहन मंत्रालय यानी कि भारत का जो जहाजरानी मंत्रालय है, शिपिंग मिनिस्ट्री, इसने
समुद्री क्षेत्र के विवादों का समाधान करने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म शुरू किया है? तो भारत के जो जहाजरानी मंत्री हैं मनसुख मांडविया, उन्होंने भारत के समुद्री क्षेत्र से रिलेटेड जो भी विवाद हैं उनका समाधान करने के लिए जो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, इसका नाम है सरोद पोर्ट्स। सरोद पोर्ट्स, और इसमें सरोद का फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर अफोर्डेबल रिड्रेसल ऑफ डिस्प्यूट्स, यानी कि विवादों के किफ़ायती समाधान के लिए समिति। हाल ही में केंद्र सरकार ने स्वचालित मार्ग से रक्षा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा को 49% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? इसका बेसिकली मतलब यह है कि अगर किसी भी विदेशी कंपनी को भारत के रक्षा क्षेत्र में इन्वेस्ट करना है तो अभी तक बिना सरकार की परमिशन के वो 49% इन्वेस्ट कर सकते थे, लेकिन अब इसी लिमिट को बढ़ा करके कर दिया गया है 74%। यानी कि अब विदेशी कंपनियों को भारत के रक्षा क्षेत्र में इन्वेस्ट करने के लिए अगर उनको 74% तक इन्वेस्ट करना है तो सरकार से अनुमति नहीं लेनी होगी। 72वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स में किस टीवी सीरीज ने आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज का अवार्ड जीता है? तो एमी अवार्ड्स के बारे में आपको पता होगा, यह टेलीविज़न उद्योग में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है और इस बार इसका 72वां संस्करण था। इसमें आपको 2 चीज़ें याद रखनी है, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें आपको आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज का अवार्ड याद रखना है, ये मिला है सक्सेशन नाम के टीवी सीरीज को, और आउटस्टैंडिंग कॉमेडी सीरीज का पुरस्कार दिया गया है शिट्स क्रीक नाम के टीवी सीरीज को। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया ड्रामा सीरीज, आंसर होगा सक्सेशन। 25 सितंबर को एसपी बालासुब्रमण्यम का निधन हो गया। आपको बताना है कि ये भारत के जाने माने क्या थे? तो ये एक जाने माने प्लेबैक सिंगर थे, यानी कि पार्श्व गायक थे। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इन्होंने अलग अलग भाषाओं में लगभग 40,000 से भी ज़्यादा गाने गाए हैं और इन्होंने टोटल 6 बार नेशनल फिल्म अवार्ड जीता है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, और 1 बार इन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता है। तो इतना आपको इनके बारे में याद रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। भारत के किस पड़ोसी देश ने गायों के वध पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है? तो इसका सही आंसर आपको पता होगा, आंसर है श्रीलंका। तो हाल ही में श्रीलंका की सरकार ने डिसाइड किया है कि यहाँ पर काउ स्लॉटर को बैन किया जाएगा। हालांकि यहाँ पर आपको बता दूं, गायों के मांस के आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा, लेकिन देश के अंदर काउ स्लॉटर पर बैन लगाया जाएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें आपको ये बताना है कि भारत को अगले कितने सालों के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला स्थिति आयोग का सदस्य चुना गया है? तो जैसा कि आप इसके नाम में ही देख सकते हैं, ये यूनाइटेड नेशन की ही एक बॉडी है। ये दुनिया भर में जेंडर इक्वालिटी और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करती है। इसमें टोटल सदस्य होते हैं 45 और इनको समय समय पर चुना जाता है। तो अभी जो चुना हुआ था इसमें भारत को एक सदस्य के रूप में चुना गया है, लेकिन कितने सालों के लिए चुना गया है? आंसर होगा 4 साल। अब यानी कि 2021 से लेकर 2025 तक भारत इसका मेंबर होगा, संयुक्त राष्ट्र महिला स्थिति आयोग। किस देश के क्रिकेटर इयान बेल ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये इंग्लैंड के टीम के लिए खेलते हैं और अभी इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की अनाउंसमेंट की है। तो इसका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। 20 सितंबर को भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री ने राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली है? तो ये हैं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा और अभी इन्हीं को कर्नाटक से राज्यसभा सदस्य के रूप में चुना गया है। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब इसी के साथ हम लोग देखते हैं इस महीने की कुछ स्पेशल अपॉइंटमेंट्स। स्पेशल इसलिए क्योंकि इनको या तो दोबारा से अपॉइंट कर दिया गया है या तो इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। फॉर एग्जाम्पल, राज्यसभा के जो उपसभापति हैं हरिवंश नारायण सिंह, इन्हीं को दोबारा से अपॉइंट कर दिया गया है। फिर इसके बाद अगले हैं रेलवे बोर्ड के सीईओ। तो रेलवे बोर्ड के इतिहास में इसके पहले सीईओ बने हैं विनोद कुमार यादव, यानी कि वी.के. यादव। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री, इसका अतिरिक्त प्रभार दिया गया है नरेंद्र सिंह तोमर को, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, जो अभी तक भारत की खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री थी हरसिमरत कौर बादल, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है।
इसके बाद लास्ट में है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। इसके अध्यक्ष हैं प्रमोद चंद्र मोदी और अभी इनका कार्यकाल जो है ये 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। इनको आप पीसी मोदी भी बोल सकते हैं। अमेजन कंपनी ने अपने एलेक्सा वॉइस असिस्टेंट के लिए किस भारतीय सेलिब्रिटी को साइन किया है? तो एलेक्सा में अब अमिताभ बच्चन की भी आवाज़ आप सुन सकते हैं क्योंकि इनको अमेजन ने अपने एलेक्सा वॉइस असिस्टेंट के लिए शामिल किया है। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इनमें से किस राज्य को गैर संक्रामक रोग की रोकथाम और नियंत्रण के लिए यूएन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में केरल का जो स्वास्थ्य मंत्रालय है इसको संयुक्त राष्ट्र द्वारा सम्मानित किया गया है क्योंकि इसने गैर संक्रामक रोग की रोकथाम के लिए और उसके नियंत्रण के लिए काफ़ी अच्छा काम किया है। केरल के साथ में 6 और देशों के जो स्वास्थ्य मंत्रालय हैं उनको भी ये सम्मान दिया गया है। संयुक्त अरब अमीरात के बाद इनमें से किस खाड़ी देश ने इजराइल के साथ अपने राजनयिक संबंध स्थापित किए हैं? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं यूएई पहला खाड़ी देश बना था जिसने इजराइल के साथ में अपने राजनयिक संबंध स्थापित किए हैं। लेकिन इसके बाद जो दूसरा खाड़ी देश बना है ये है बहरीन। इसको मैं आपको मैप पर भी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको इसका आंसर करना है कि किस देश ने यूएई और बहरीन के साथ राजनयिक संबंधों को सामान्य बनाने वाले अब्राहम एकॉर्ड समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो बेसिकली यूएई और बहरीन ने इजराइल के साथ में अपने संबंधों को सामान्य बनाने के लिए जो समझौता किया है उसी को नाम दिया गया है अब्राहम एकॉर्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा इजराइल। यहाँ पर आप इस मैप में देख सकते हैं ये है इजराइल और ये सारे हैं खाड़ी देश। टोटल 7 खाड़ी देश हैं। इराक है, सऊदी अरब, ओमान, यूएई, फिर यहाँ पर है कतर, ये है बहरीन और ये है कुवैत। तो इनमें से 2 देशों ने इजराइल को मान्यता दे दी है। एक तो है यूएई जो कि पहला खाड़ी देश बना है और दूसरा है ये छोटा सा देश बहरीन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर श्री सिद्धरुद्र स्वामी जी रेलवे स्टेशन रख दिया गया है? तो ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। आंसर होगा हुबली रेलवे स्टेशन जो कि है कर्नाटक में और इसका नाम बदल करके सिद्धरुद्र स्वामी जी के नाम पर कर दिया गया है। ये इस कारण से भी न्यूज़ में था क्योंकि यहाँ पर इंडियन रेलवे ने एक म्यूजियम बनाया है। किस कंपनी ने 861 करोड़ रुपए की बोली लगाकर संसद भवन को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लिया है? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसके लिए एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसका नाम है सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना और इसी प्रोजेक्ट के एक हिस्से के रूप में संसद भवन की नई बिल्डिंग बनाई जाएगी और इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट जीता है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने। टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको आपको याद रखना है। हर साल 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस यानी कि वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया जाता है। आपको बताना है कि इस बार के विश्व पर्यटन दिवस की थीम क्या है? तो इस बार के वर्ल्ड टूरिज्म डे की थीम है टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट यानी कि पर्यटन और ग्रामीण विकास। तो ये आपको याद रखना है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे इस महीने के बाकी के डेज जो हमने छोड़ दिए थे। तो 21 सितंबर को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ पीस। ये यूनाइटेड नेशन द्वारा मनाया जाता है। इसकी इस बार थीम है शेपिंग पीस टुगेदर। फिर इसके बाद 23 सितंबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस जिसकी इस बार थीम है साइन लैंग्वेजेस आर फॉर एवरीवन यानी कि सभी के लिए सांकेतिक भाषा। इसके जस्ट बाद 24 सितंबर को मनाया गया है विश्व समुद्री दिवस यानी कि वर्ल्ड मैरीटाइम डे। एक चीज़ यहाँ पर आपको याद रखनी है कि ये जो वर्ल्ड मैरीटाइम डे होता है ये हर साल फिक्स नहीं होता है क्योंकि ये सितंबर महीने के आखिरी गुरुवार को मनाया जाता है। आखिरी का जो थर्सडे होता है उस दिन ये मनाया जाता है और इस बार ये पड़ा है 24 सितंबर को। इसकी इस बार थीम काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसकी थीम है सस्टेनेबल शिपिंग फॉर ए सस्टेनेबल प्लैनेट यानी कि सतत ग्रह के लिए सतत शिपिंग। इसके जस्ट बाद 25 सितंबर को मनाया गया है भारत में अंत्योदय दिवस क्योंकि इस दिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती होती है।
वैसे अंत्योदय जो शब्द है इसका मतलब होता है कि समाज के कमज़ोर वर्ग को ऊपर उठाना। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फिर 27 सितंबर को मनाया गया है विश्व पर्यटन दिवस। इसकी थीम मैंने आपको बताया, टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट। इसके तुरंत बाद 28 सितंबर को मनाया गया विश्व रेबीज दिवस, यानी कि वर्ल्ड रेबीज डे। इसकी इस बार थीम है एंड रेबीज, कोलैबोरेट, वैक्सीनेट। रेबीज जो बीमारी होती है ये वायरस से होती है और जनरली ये कुत्तों के काटने से होती है। और ये दिवस बेसिकली 28 सितंबर को ही इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन लुईस पास्चर की डेथ हुई थी। और जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि लुईस पास्चर वो व्यक्ति हैं जिन्होंने रेबीज का पहला टीका डिस्कवर किया था। तो इन्हीं की पुण्यतिथि को हर साल 28 सितंबर के दिन विश्व रेबीज दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद सबसे आखिर में 29 सितंबर को मनाया गया विश्व हृदय दिवस, यानी कि वर्ल्ड हार्ट डे। इसकी इस बार थीम रखी गई है यूज हार्ट टू बीट सीवीडी। सीवीडी का मतलब होता है कार्डियोवैस्कुलर डिसीज। तो यहाँ पर मैंने आपको इस महीने के सभी इंपॉर्टेंट डेज और उनकी थीम बताई है। एक चीज़ यहाँ पर आपने देखा होगा कि इस महीने के जो ज़्यादातर डेज हैं उनकी थीम काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस सितंबर महीने के डेज और थीम को आपको काफ़ी अच्छे से याद रखना है। हो सकता है आपके आने वाले एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएं। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 2 अक्टूबर 2020 को किसने वैभव सम्मेलन का उद्घाटन किया? यहाँ पर आप इंग्लिश में देखिए, वैभव जो शब्द है ये एक एक्रोनिम है और इसका फुल फॉर्म है वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक सम्मेलन। वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक सम्मेलन। और इसी से आप समझ गए हैं कि इसमें दुनिया भर में जो भारत के वैज्ञानिक रह रहे हैं उनको एक साथ लाया गया है ताकि वो एक साथ विचार विमर्श कर सकें। तो ये जो वैभव सम्मेलन था इसका उद्घाटन किया था 2 अक्टूबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और इसको आयोजित किया था भारत का जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग है और साथ में डीआरडीओ ने मिलकर इसको आयोजित किया था। ये पूरे 1 महीने तक अक्टूबर महीने में चलाया गया। नॉर्थरॉप ग्रूमैन ने अपने अगले अंतरिक्ष यान का नाम किस भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री के नाम पर रखा है? तो इन्हें आप देखते ही पहचान गए होंगे, इनका नाम है कल्पना चावला। ये भारतीय मूल की पहली अंतरिक्ष यात्री थी। साल 2021 में मिशन चंद्रयान 3 के लॉन्च होने की संभावना है। आपको बताना है कि इस मिशन में क्या क्या शामिल होगा। इसको आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं क्योंकि जो मिशन चंद्रयान 2 था उसमें लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर इन तीनों को भेजा गया था, लेकिन लैंडर और रोवर सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे। और इसमें जो ऑर्बिटर है ये अभी भी काम कर रहा है। तो इस बार जो चंद्रयान 3 लॉन्च किया जाएगा इसमें लैंडर और रोवर होगा क्योंकि ऑर्बिटर हमारा पहले ही काम कर रहा है। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। ईज 2.0 बैंकिंग सुधार सूचकांक के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले बैंकों में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इसमें क्या होता है, भारत की जितनी भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनके प्रदर्शन को देखा जाता है। तो इस इंडेक्स के हिसाब से इस साल सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा का। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें अलग अलग थीम पर भी बैंकों की रैंकिंग की गई है, लेकिन आपको इसमें बस 2 कैटेगरी याद रखनी है। एक तो ये कि टॉप परफॉर्मिंग बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा और पिछले साल की तुलना में सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखाई है बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने। तो ये 2 आपको याद रखने हैं बस। आप जानते हैं कि जो भारत की टेलीकॉम कंपनियां हैं इनका समायोजित सकल राजस्व यानी कि AGR बकाया है। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली आपको ये बताना है कि सुप्रीम कोर्ट ने इन टेलीकॉम कंपनियों को अपना जो AGR बकाया है इसको चुकाने के लिए कितना समय दिया है? तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने समय दिया है 10 साल। लेकिन इसमें कंडीशन ये रखी गई है कि जितना भी इनका AGR बकाया है उसका 10% इनको इसी वित्तीय वर्ष में देना होगा। फिर उसके बाद जितना बचता है उसको अगले 10 सालों में यानी कि 2021 से लेकर 2021 तक में पे करना होगा। पद्मश्री पुरस्कार विजेता शेखर बसु की हाल ही में डेथ हो गई। ये एक प्रसिद्ध क्या थे? तो इसका आंसर मैंने आपको इसी वीडियो में बताया था। आंसर होगा परमाणु वैज्ञानिक। शेखर बसु जो हैं ये भारत के परमाणु वैज्ञानिक थे। इनफैक्ट भारत के 2 प्रमुख संस्थानों के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। एक तो है एनर्जी जो एटॉमिक एनर्जी कमीशन है यानी कि परमाणु ऊर्जा आयोग,
और दूसरा है बार्क यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं साल 2014 में इनको जो उस समय के राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी, उनके द्वारा पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। और अभी आप जानते हैं इन दोनों लोगों की ही डेथ हो चुकी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा में बनाए जा रहे मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर किसके नाम पर करने की घोषणा की है? तो आगरा में जो ताजमहल है इसी के पूर्वी गेट के पास में 6 एकड़ जमीन पर यह मुगल म्यूजियम बनाया जा रहा है। इसकी आधारशिला 2016 में ही रखी गई थी जब यहाँ के मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव, लेकिन अब इसका नाम बदल दिया जाएगा। अब इसका नाम रखा जाएगा छत्रपति शिवाजी के नाम पर। सो इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। किस राज्य पर्यटन द्वारा चलाए गए ह्यूमन बाय नेचर अभियान ने पाटा ग्रैंड अवार्ड 2020 जीता है? यहाँ पर आप जो पाटा देख रहे हैं ये एक संगठन का नाम है। इसको बोलते हैं पैसिफिक एशिया टूरिज्म एसोसिएशन। तो ये पूरे एशिया क्षेत्र में टूरिज्म के विकास के लिए काम करती है और जो भी संगठन या फिर सरकारें पर्यटन के विकास के लिए काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, उनको ये हर साल अवार्ड भी देती है। तो इस साल जो पाटा ग्रैंड अवार्ड दिया गया है ये केरल के एक अभियान को दिया गया है जिसको बोलते हैं ह्यूमन बाय नेचर। तो इसी अभियान के लिए केरल को अवार्ड दिया गया है। अब ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। दुनिया का पहला फ्लोटिंग एप्पल स्टोर किस देश में शुरू किया गया है? यानी कि तैरता हुआ एप्पल स्टोर कौन से देश में खोला गया है? यह देश है सिंगापुर। यहाँ पर आप इसको देख भी सकते हैं। ये बाहर से इस तरीके से दिखाई देता है और अंदर से इसका नज़ारा कुछ ऐसा है। एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, ये जो यहाँ पर पानी है ये मैरीना खाड़ी का पानी है जो कि सिंगापुर के अंदर है और इसीलिए ये जो स्टोर बनाया गया है इसका नाम रखा गया है एप्पल मरीना बे सैंड्स। एप्पल मरीना बे सैंड्स ये आपसे पूछ सकते हैं कहाँ पर है? सिंगापुर में। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में 100 गोल करने वाले दुनिया के दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये तो दूसरे खिलाड़ी हैं, लेकिन पहले खिलाड़ी कौन है ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। पहले खिलाड़ी थे ईरान के एक फुटबॉलर थे अली देई और इन्होंने आज तक टोटल 109 गोल किए थे। और अब दूसरे व्यक्ति बने हैं जिन्होंने 100 गोल कंप्लीट किए हैं। इनका नाम आप जानते ही हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि पुर्तगाल के लिए खेलते हैं। 5 अक्टूबर 2020 को किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वर्चुअल रेस 2020 सम्मेलन का उद्घाटन किया? देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये जो रेस 2020 सम्मेलन है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भारत का पहला सम्मेलन है। इसका आयोजन किया गया था नीति आयोग और भारत का जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी है, दोनों ने मिलकर इसको आयोजित किया था। तो 5 अक्टूबर के दिन इसका उद्घाटन किया था नरेंद्र मोदी जी ने। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इस महीने में संसद ने कई सारे बिल पारित किए हैं। उनमें से एक है महामारी रोग संशोधन विधेयक 2020 यानी कि एपिडेमिक डिसीजेस अमेंडमेंट बिल 2020। अब क्योंकि ये एक संशोधन बिल है तो इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि ये किस पुराने अधिनियम में संशोधन करेगा। तो ये जो है 123 साल पुराने कानून में संशोधन करेगा यानी कि 1897 एपिडेमिक डिसीजेस एक्ट 1897। इसी के साथ मैं आपको 3 इम्पॉर्टेंट बिल बताऊंगा जो कि संशोधन बिल हैं और इनको हाल ही में पारित किया गया है। सबसे पहले है संसद सदस्य वेतन भत्ता और पेंशन संशोधन विधेयक 2020। इतना बड़ा नाम आपको याद नहीं रखना है, बस आपको याद रखना है कि ये वही बिल है जिसके तहत भारत के जो सांसद हैं उनके वेतन में से 30% की कटौती की जाएगी 1 साल के लिए। ऐसा ही एक और बिल पारित किया गया है मंत्री वेतन और भत्ता संशोधन विधेयक 2020। इसमें क्या है कि जो केंद्रीय मंत्री होते हैं उनको जो आतिथ्य भत्ता मिलता है उसमें 30% की कटौती की जाएगी 1 साल के लिए। तो ये दोनों एक जैसे ही हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट विधेयक है ये वही है जो हम लोगों ने क्वेश्चन में देखा था, महामारी रोग संशोधन विधेयक 2020। इसमें एक इम्पॉर्टेंट प्रावधान ये किया गया है कि महामारी के दौरान अगर कोई भी व्यक्ति जो भारत के स्वास्थ्य कर्मी हैं उन पर हमला करता है, उनको किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाता है, तो इसको एक संज्ञेय और गैर जमानती अपराध माना जाएगा और जो भी अपराधी होगा उसको 3 महीने से लेकर 5 साल तक की जेल की सज़ा हो सकती है और साथ ही साथ
50,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपये तक की आर्थिक सजा दी जाएगी। तो ये इस संशोधन विधेयक में प्रावधान किया गया है। और क्योंकि ये सारे के सारे संशोधन विधेयक हैं, तो इन्होंने किसी पुराने एक्ट में संशोधन किया है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसमें जो पहला वाला है, इसने संशोधन किया है 1954 के एक्ट में, और इसके बाद जो दूसरा है ये भी ऐसा ही है, तो ये भी इसी के पास में है 1952। फिर इसको मैंने आपको अलग से बताया है कि इसने 1897 के एक्ट में संशोधन किया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सितंबर 2020 में इनमें से कौन सा देश जिबूती आचार संहिता, जिसको जद्दा संशोधन भी बोलते हैं, इसमें पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ है। ये जो जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट है, ये एक संधि की गई थी 2009 में, ताकि ये जो एरिया है यहाँ पर समुद्री डकैती ना हो। और इसी के लिए ये जो 18 देश हैं जो रेड कलर में हैं, इन सारे देशों ने इस पर साइन किया है। ये सारे इसके मेंबर हैं। इसमें कुछ देश ऑब्जर्वर के तौर पर भी शामिल हैं, जैसे अमेरिका भी है, ब्रिटेन भी है, और भी कुछ देश हैं। और अभी भारत ने भी इसको पर्यवेक्षक के रूप में इसमें शामिल हुआ है। सो आंसर हो जाएगा भारत। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इनमें से किस राज्य की सरकार ने स्वच्छता कर्मचारियों के लिए गरिमा योजना शुरू की है? तो गरिमा योजना जो है ये स्वच्छता कर्मचारियों के लिए स्टार्ट की गई है। ओडिशा की सरकार ने इसको शुरू किया है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल में 100 मैच जीतने वाले एकमात्र भारतीय कप्तान कौन बन गए हैं? यहाँ पर आप देख सकते हैं आईपीएल के इतिहास में आज तक सबसे ज़्यादा मैच खेले हैं महेंद्र सिंह धोनी ने, और इन्होंने ही सबसे ज़्यादा मैच भी जीते हैं, टोटल 107। हालांकि ये नंबर बढ़ता जाएगा, लेकिन 100 मैच जीतने वाले जो पहले भारतीय कप्तान बने हैं ये हैं महेंद्र सिंह धोनी। राफेल विमान को उड़ाने वाली देश की पहली महिला फाइटर पायलट कौन होंगी? तो यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं, इनका नाम है शिवांगी सिंह, और ये भारत की पहली महिला फाइटर पायलट होंगी जो कि राफेल विमान को उड़ाएंगी। राफेल विमान को भारत ने फ्रांस से खरीदा है, ये आपको पता होगा। इसको फ्रांस की डसाल्ट कंपनी ने बनाया है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसका हेडक्वार्टर है केन्या की राजधानी नैरोबी में, तो आपको बताना है कि इसने भारत के लिए किसको अपना क्षेत्रीय राजदूत अपॉइंट किया है। तो यूएनईपी ने भारत के लिए रीजनल एम्बेसडर अपॉइंट किया है खुशी चिंदलिया को। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्न में से किस राज्य सरकार ने मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू की है? मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना, ये योजना क्या है? इसमें अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा और उनके घरों तक पक्की सड़क बनाई जाएगी। तो ये डिसीजन लिया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने, और अभी के समय इसमें 19 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। आगे इसमें और भी खिलाड़ियों को जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट, महाराष्ट्र की सरकार द्वारा किस पार्श्व गायिका को यानी कि किस प्लेबैक सिंगर को गान साम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार 2020-21 प्रदान किया गया? तो लता मंगेशकर जी के नाम पर यह जो पुरस्कार दिया गया है, ये दिया गया है उषा मंगेशकर को, जो कि लता मंगेशकर जी की ही सबसे छोटी बहन है। वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पर है? ये जो इंडेक्स जारी किया गया है ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, इसको जारी किया है कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट ने। इसमें नंबर 1 स्थान हासिल किया है हांगकांग ने, और भारत की रैंक है 105। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी दी है। आपको ये बताना है कि ये जो रेल कॉरिडोर बनाया जाएगा ये हरियाणा के कौन से 2 जिलों को जोड़ेगा। तो इसके लिए मैं आपको मैप दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है हरियाणा का मैप और यहाँ पर है दिल्ली। यहाँ पर आप देखिए, ये हरियाणा का जो ज़िला है पलवल ज़िला, तो जिनको भी पलवल से सोनीपत जाना होता है वो इस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं, और इसी बीच में आता है दिल्ली, जिस कारण से दिल्ली में काफ़ी भीड़ बढ़ जाती है। अब जो नई परियोजना को मंजूरी दी गई है उसमें क्या किया जाएगा, यहाँ से पलवल से लेकर दिल्ली को पूरा बाईपास करते हुए इस रास्ते से सोनीपत तक एक कॉरिडोर बनाया जाएगा। यहाँ पर आप इस मैप में इसको क्लियरली देख सकते हैं कि ये है पलवल ज़िला
और यहाँ पर है सोनीपत। तो इस रास्ते से होते हुए एक कॉरिडोर बनाया जाएगा। इसी को नाम दिया गया है हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर, जिसको अब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। तो ये दिल्ली को बाईपास करता हुआ सोनीपत तक जाएगा। इस कॉरिडोर की टोटल लंबाई होगी 122 किलोमीटर और इसको बनाने में लागत आएगी लगभग 5,617 करोड़ रुपए और ये 5 साल में लगभग कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि ये कौन से 2 जिलों को जोड़ेगा। आंसर होगा पलवल और सोनीपत। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इनमें से किस कंपनी ने भारतीय स्टेट बैंक के साथ साझेदारी में भारत की पहली संपर्क रहित पेमेंट घड़ी लॉन्च की है। तो ये जो पेमेंट वॉच लॉन्च की गई है, इसको आपको बस जो पीओएस डिवाइस होती है इस पर होवर करना है और ये ऑटोमेटिकली पेमेंट हो जाएगा। ये जो घड़ी लॉन्च की गई है इसको नाम दिया गया है टाइटन पे, क्योंकि इसको टाइटन ने लॉन्च किया है। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई, जो कि भारत में जितनी भी टेलीकॉम कंपनियां हैं इनको रेगुलेट करने का काम करती है। तो सवाल ये है कि इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं। आप जानते हैं इसके अभी तक अध्यक्ष थे RS शर्मा, लेकिन अब इनकी जगह ली है PD वाघेला ने। सो इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन सी। अब ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको ये बताना है कि पहली बार ब्लू फ्लैग प्रमाणन के लिए भारत के कितने समुद्र तटों की सिफारिश की गई थी। और इंटरेस्टिंग बात यह कि सितंबर महीने में इनके नाम की सिफारिश की गई थी और अक्टूबर महीने में इनको ये सर्टिफिकेशन मिल चुका है। इनकी संख्या है टोटल 8। तो यहाँ पर आप इन सभी 8 बीचेस के नाम देख सकते हैं जिनको हाल ही में ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया है। इनके नाम आपको बिल्कुल याद रखने हैं, क्योंकि आपको नाम देकर पूछा जाएगा कि ये कौन से राज्य में है। जैसे शिवराजपुर ये है गुजरात के द्वारका में, घोघला बीच है दीव में, कासरगोड और पादुबिद्री ये दोनों हैं कर्नाटक में, कप्पड़ बीच है केरल में, रूसीकोंडा बीच है आंध्र प्रदेश में, गोल्डन बीच है ओडिशा के पुरी में और आखिर में है राधानागर बीच, ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। यहाँ पर मैंने इन सभी के नाम हिंदी में भी लिखे हैं, तो आप इनको देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको ये बताना है कि पूरे भारत का पहला बीच कौन सा था जिसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया था। बाय द वे आपसे ये पूछ सकते हैं कि ये जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन होता है ये देता कौन है। तो डेनमार्क की एक संस्था है जिसका नाम है FEE यानी कि फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन। इसी संस्था के द्वारा ये जो टैग होता है दिया जाता है। भारत के किस अर्धसैनिक बल ने अपने कर्मियों के लिए पेंशनर्स कॉर्नर मोबाइल ऐप लॉन्च की है। तो पेंशनर्स कॉर्नर ऐप लॉन्च की है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स ने। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। किस फार्मूला 1 ड्राइवर ने बेल्जियम में आयोजित बेल्जियन ग्रां प्री 2020 का खिताब जीता है। तो इनको आप पहचानते ही हैं, मर्सिडीज के ड्राइवर लुइस हैमिल्टन। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि सितंबर महीने तक जितनी भी फार्मूला 1 रेस हुई हैं उनको किसने जीता है। तो इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया है, बस आपको इनके नाम याद रखने हैं। वाल्टेरी बोटास ने जीता है ऑस्ट्रियन और रशियन ग्रैंड प्रिक्स, मैक्स वर्स्टापन ने जीता है 70th एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स और पियरे गैस्ले ने जीता है इटालियन ग्रैंड प्रिक्स। इसके अलावा अगर कोई भी आपसे पूछा जाए, इन सब को जीता है लुइस हैमिल्टन ने। स्काई ट्रैक्स द्वारा कोविड-19 5 स्टार हवाई अड्डे की रेटिंग पाने वाला दुनिया का पहला हवाई अड्डा कौन सा है। इसको लियोनार्डो दा विंची एयरपोर्ट भी बोलते हैं। ये इटली की राजधानी रोम में है। इसको बोलते हैं फ्यूमिसिनो एयरपोर्ट। इस एयरपोर्ट को ये रेटिंग इसलिए दी गई है क्योंकि कोविड-19 को मैनेज करने के लिए यहाँ पर काफ़ी अच्छे प्रबंध किए गए हैं। इनमें से किस राज्य में हरियाली बनाए रखने और पर्यावरण संरक्षण के लिए आई रखवाली नाम की ऐप लॉन्च की गई है। तो आई रखवाली ऐप को लॉन्च किया है पंजाब की सरकार ने। यहाँ पर इस समय कांग्रेस की सरकार है और मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, राज्यपाल हैं BP सिंह बदनौर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने इनमें से किन 2 शहरों के बीच में रोरो सेवा की पहली ट्रेन को रवाना किया है। रोरो का मतलब होता है रोल ऑन रोल ऑफ।
तो इसमें ये किया जाता है कि सामानों से भरे हुए जो वाहन होते हैं उनको सीधे ट्रेन पर चढ़ा दिया जाता है और फिर जहाँ भी इनको ले जाना होता है वहाँ पर जाकर इनको अनलोड कर लिया जाता है। तो इस तरीके से ये जो रोरो सर्विस है पहली बार कर्नाटक में स्टार्ट की गई है, बेंगलुरु और सोलापुर के बीच में। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, इन्होंने साल 2019-20 के लिए पुरुषों में प्लेयर ऑफ द ईयर किसको चुना है। इस क्वेश्चन का मतलब यह है कि 2019-20 में भारत के सबसे बेस्ट फुटबॉलर कौन रहे हैं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये किसी न किसी एग्जाम में हर साल पूछा ही जाता है। इस बार ये पुरस्कार मिला है पंजाब के एक फुटबॉलर को जिनका नाम है गुरप्रीत सिंह संधू। यहाँ पर आप ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के और भी अवार्ड देख सकते हैं, लेकिन इसमें सबसे अवार्ड इंपॉर्टेंट होते हैं ये दो, मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर गुरप्रीत सिंह संधू और वुमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर हैं संजू यादव। ये हरियाणा से हैं और ये जैसा कि मैंने आपको बताया पंजाब से हैं। इसके बाद ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की पहली कोस्ट गार्ड अकादमी इनमें से किस शहर में स्थापित की जाएगी। देखिए आपको पता है जो इंडियन नेवी के ऑफिसर्स होते हैं इनको ट्रेनिंग दी जाती है इंडियन नेवल अकादमी में, जो कि आप सभी जानते हैं कि केरल के एजीमाला में है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि जो इंडियन कोस्ट गार्ड है अपना, इसके ऑफिसर्स को ट्रेनिंग कहाँ पर दी जाती है, तो एक्चुअल में अभी इंडियन नेवल अकेडमी ही इनको भी ट्रेनिंग देता है। तो इसीलिए अब अलग से कोस्ट गार्ड अकादमी की स्थापना की जाएगी और ये बनेगी कर्नाटक के मंगलुरु शहर में। तो इसका काम क्या होगा ये आप समझ गए हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड के ऑफिसर्स को ट्रेनिंग देना। इस समय इंडियन कोस्ट गार्ड के जो महानिदेशक हैं इनका नाम है के नटराजन। 12 दिसंबर 2020 को संयुक्त राष्ट्र इनमें से किस देश के साथ मिलकर संयुक्त रूप से वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। तो इस साल 12 दिसंबर को जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए एक सम्मेलन होगा जहां पर दुनिया भर के लीडर्स पार्टिसिपेट करेंगे और इस पर चर्चा की जाएगी। तो ये जो सम्मेलन होगा इसको ऑर्गेनाइज करेगा यूनाइटेड नेशन और ब्रिटेन। सो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। यूनाइटेड नेशंस ने सतत विकास लक्ष्यों के लिए 2020 के 17 युवा नेताओं की लिस्ट जारी की है। आपको ये बताना है कि इसमें किस भारतीय को शामिल किया गया है। ये जो लिस्ट जारी की गई है 17 यंग लीडर्स की, इसमें यूनाइटेड नेशन ने उन युवाओं को शामिल किया है जो कि सतत विकास लक्ष्यों को प्रोत्साहित करने के लिए काम कर रहे हैं। इसमें जिस एकमात्र भारतीय को शामिल किया गया है इनका नाम है उदित सिंघल। एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, आप जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन ने टोटल 17 सतत विकास लक्ष्य निर्धारित किए हैं जिनको 2030 तक अचीव करना है और इसके लिए एक SDG इंडेक्स जारी किया जाता है। तो SDG इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 117। तो इस तरीके से आपको इजीली याद रहेगा। हाल ही में BCCI ने महिला चयन समिति के नए अध्यक्ष के रूप में किसको चुना है। ये जो महिला चयन समिति है BCCI ने जो बनाई है इसमें टोटल 5 सदस्य हैं और इसका अध्यक्ष बनाया गया है नीतू डेविड। ऐसे ही जो पुरुष खिलाड़ियों का चयन करने के लिए समिति बनाई गई थी उसमें 2 सदस्य हैं और उसके अध्यक्ष हैं सुनील जोशी। इनको भी इसी साल अपॉइंट किया गया था, तो ये आपको याद रखना है। राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2019 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। राज्य स्टार्टअप रैंकिंग जो है इससे पता चलता है कि किस राज्य में स्टार्टअप खोलना ज़्यादा आसान है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको जारी किया है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत DPIIT ने। इसमें आपको सिर्फ 2 बातें याद रखनी है। राज्यों में बेस्ट परफॉर्मर स्टेट है गुजरात और बेस्ट परफॉर्मर यूनियन टेरिटरी है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये 2 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं बस। इस क्वेश्चन में पूछा गया है राज्यों में, सो आंसर हो जाएगा गुजरात। अगले साल फरवरी महीने में एक एरो इंडिया 21 नाम से एक एयर शो होगा, एक प्रदर्शनी लगाई जाएगी। आपको ये बताना है कि इसका ये जो 13वां संस्करण होगा फरवरी में, इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 3 से लेकर 7 फरवरी तक येलहंका एयरफोर्स स्टेशन पर होगा जो कि बेंगलुरु में है। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। किस राज्य की सरकार ने छात्रों के लिए यूराइस नाम का एक एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया गया है।
तो ये एक इंटीग्रेटेड पोर्टल है और इसी पर छात्रों की समस्याओं, हर तरह की समस्याओं से रिलेटेड जानकारी दी जाएगी। छात्रों को यहाँ पर उनके जॉब सर्च से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड, यहाँ तक कि उनके एग्जाम्स, और इस पर ई कंटेंट भी उपलब्ध कराया गया है जहाँ पर छात्र इजीली ई कंटेंट डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो छात्रों के लिए ये जो यूराइज पोर्टल है ये लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश में। हाल ही में भारत ने कोविड-19 से निपटने के लिए मालदीव सरकार को कितने मिलियन डॉलर की वित्तीय सहायता दी है? तो भारत ने मालदीव सरकार को दिए हैं 250 मिलियन डॉलर कोरोना वायरस से निपटने के लिए। 21 सितंबर को भारत और किस देश के बीच पहली बार सीधी कार्गो फेरी सेवा शुरू की गई है? तो भारत और अब इस देश के बीच कार्गो फेरी सेवा स्टार्ट हो गई है। ये देश है मालदीव। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हिंद महासागर में है और पूरे एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश है। तो अभी जो कार्गो फेरी सेवा शुरू हुई है ये भारत के केरल और इधर तूतीकोरिन बंदरगाह से माले बंदरगाह को जोड़ने के लिए स्टार्ट की गई है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, जो कि आप जानते हैं नया बना है, 2019 में इसके लिए विधेयक पारित किया गया था। तो आपको ये बताना है कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं। तो इसको मैंने आपको इस वीडियो में पहले ही बता दिया है। आंसर होगा सुरेश चंद्र शर्मा। यूनाइटेड नेशन द्वारा पहली बार अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस यानी कि इंटरनेशनल इक्वल पे डे ये कौन से दिन मनाया गया है? यह दिवस इसलिए स्टार्ट किया गया है ताकि लोगों के बीच इस बारे में जागरूकता फैलाई जाए ताकि समान काम के लिए लोगों को समान वेतन मिले, किसी के भी प्रति भेदभाव ना हो। तो ये दिवस इसीलिए स्टार्ट किया गया है बाय यूनाइटेड नेशन और ये इस साल पहली बार मनाया गया है 18 सितंबर को। 18 सितंबर। ऐसे ही कुछ और इम्पॉर्टेंट डेज हैं जो कि इसी साल यूनाइटेड नेशन ने स्टार्ट किए हैं और सितंबर महीने में ही ये शुरू हुए हैं। तो आइए इनको देखते हैं। सबसे पहले है 7 सितंबर। इस दिन मनाया गया है इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज, यानी कि नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस। फिर इसके 2 दिन बाद 9 सितंबर को मनाया गया इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक, यानी कि शिक्षा को हमलों से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। इसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया 18 सितंबर को मनाया गया है इंटरनेशनल इक्वल पे डे, अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस। फिर इसके बाद लास्ट में मनाया गया है 29 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑन फूड लॉस एंड वेस्ट रिडक्शन, यानी कि खाद्य हानि और अपशिष्ट के न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय जागरूकता दिवस। ये जो चारों डेज मैंने आपको बताए ये पहली बार मनाए गए हैं इसी साल बाय यूनाइटेड नेशन। और ये जो 29 सितंबर को दिवस मनाया गया है इसकी इस बार थीम भी रखी गई है स्टॉप फूड लॉस्ट एंड वेस्ट फॉर द पीपल फॉर द प्लैनेट, यानी कि फूड लॉस्ट और वेस्ट को रोकें लोगों के लिए और इस ग्रह के लिए। तो ये चारों डेज आपको अलग से याद रखने हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। साल 2019 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? इसका आंसर आपको ऑलरेडी पता होगा क्योंकि 2019 में ही इनके नाम की अनाउंसमेंट हुई थी और अभी इनको यह सम्मान दिया गया है। ये ब्रिटेन के एक पर्यावरणविद हैं जिनका नाम है डेविड एटनबरो। तो डेविड एटनबरो को 2019 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है। यह है ब्रिटेन से। हर साल सितंबर महीने के पहले सप्ताह को किस रूप में मनाया जाता है? तो सितंबर महीने का जो पहला सप्ताह होता है यानी कि 1 से लेकर 7 सितंबर, इसको राष्ट्रीय पोषण सप्ताह यानी कि नेशनल न्यूट्रिशन वीक के रूप में मनाया जाता है। इतना ही नहीं, इस पूरे महीने को, सितंबर महीने को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। किस राज्य की सरकार ने राज्य में देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी स्थापित करने की घोषणा की है? आपके सामने ऑप्शंस हैं ओडिशा, राजस्थान, उत्तराखंड या फिर उत्तर प्रदेश। तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश, क्योंकि यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, इन्होंने हाल ही में अनाउंस किया है कि राज्य के अंदर देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी स्थापित की जाएगी। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि ये उत्तर प्रदेश में कहाँ पर बनेगी? तो आंसर होगा गौतम बुद्ध नगर। जम्मू कश्मीर के किस जिले में अरुण जेटली मेमोरियल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा? तो पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली की याद में जम्मू कश्मीर के अंदर एक स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा और ये बनेगा जम्मू कश्मीर के कठुआ ज़िले में। जम्मू कश्मीर के कठुआ ज़िले में
अरुण जेटली मेमोरियल स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। ये क्वेश्चन भी जम्मू कश्मीर के बारे में है। इसमें यह पूछा जा रहा है कि इनमें से किस क्रिकेटर ने जम्मू कश्मीर के अंदर एक क्रिकेट अकादमी स्थापित करने की घोषणा की है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि सुरेश रैना, क्योंकि इन्होंने अनाउंस किया है कि जम्मू कश्मीर में एक क्रिकेट अकादमी बनाएंगे ताकि वहाँ के युवाओं को क्रिकेट के लिए ट्रेनिंग दी जाए। अगेन ये क्वेश्चन भी जम्मू कश्मीर के बारे में ही है। इसमें यह पूछा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के छात्रों और छात्राओं के लिए बेसिकली यहाँ पर दो योजनाएं चलती हैं, दो स्कॉलरशिप स्कीम चलती हैं, एक गर्ल्स के लिए और एक बॉयज़ के लिए। गर्ल्स के लिए जो योजना चलती है इसका नाम है प्रगति और सक्षम योजना है बॉयज़ के लिए। अब इन दोनों योजनाओं के तहत छात्रों और छात्राओं को हर साल 5,000 रुपये स्कॉलरशिप दी जाती है। लेकिन अब आपको ये बताना है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने इसको बढ़ाकर कितना कर दिया है। तो इसको अब बढ़ाकर सीधे 10 गुना कर दिया गया है, यानी कि अब से मिलेंगे 50,000 रुपये प्रतिवर्ष। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह यानी कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, इसका 51वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया जाएगा। तो मैंने आपको बताया है चाहे इसका कोई भी संस्करण हो, ये हर साल होता है गोवा में। तो इस बार भी ये गोवा में आयोजित किया जाना था 20 से लेकर 28 नवंबर तक, लेकिन कोरोना वायरस के चलते अब ये 2021 में होगा 16 से लेकर 24 जनवरी तक। ये क्वेश्चन स्पोर्ट से है। इसमें आपको ये बताना है कि थॉमस कप और उबेर कप ये इनमें से किस खेल के दो बड़े टूर्नामेंट हैं। इनके बारे में कई बार स्टैटिक जीके में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखिए ये दोनों टूर्नामेंट बैडमिंटन के अंदर खेले जाते हैं। ये दोनों सेम लेवल के टूर्नामेंट हैं, बस अंतर इनमें सिर्फ इतना होता है कि जो थॉमस कप है ये पुरुषों के लिए खेला जाता है, जबकि उबेर कप में महिलाएं खेलती हैं। और अभी ये टूर्नामेंट न्यूज़ में इसलिए थे क्योंकि अब 2020 की बजाय 2021 में होगा। 2020 में यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका आयोजन किया जाना था डेनमार्क में। पेटीएम फर्स्ट गेम्स जो कि एक गेमिंग प्लेटफॉर्म है, आपको बताना है कि इन्होंने किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो पेटीएम फर्स्ट गेम्स के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट, बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है। तो जब भी किसी राज्य में विधानसभा चुनाव होते हैं तो वहाँ पर विधानसभा सीटों की संख्या अक्सर पूछी जाती है। तो याद रखिए बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या है 243। नवंबर महीने में यहाँ पर जो विधानसभा चुनाव हुए हैं ये 3 चरणों में आयोजित किए गए। फ्लाइट में इंटरनेट सुविधा देने वाली देश की पहली एयरलाइन कौन सी बन गई है। तो यहाँ पर आप देखकर ही समझ गए होंगे, ये है विस्तारा एयरलाइंस। तो इसने अपने यात्रियों को वाईफाई के जरिए इंटरनेट सुविधा ऑफर की है और इस तरह ये भारत की पहली एयरलाइन बनी है। यूनियन कैबिनेट ने किस नाम से राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम को मंजूरी दी है। यानी कि जो भारत के सिविल सर्वेंट्स हैं उनकी क्षमता का विकास किया जाएगा। इसके लिए जो कार्यक्रम शुरू किया गया है इसको नाम दिया गया है मिशन कर्मयोगी। मिशन कर्मयोगी। 27 सितंबर को किसने डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट महोत्सव का उद्घाटन किया। जैसा कि इसके नाम से ही आप समझ सकते हैं कि भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य हैं वहाँ पर पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए ये महोत्सव हर साल होता है, लेकिन इस साल कोविड-19 की वजह से ये वर्चुअली आयोजित किया गया है। तो इसका उद्घाटन किया था देश के गृह मंत्री अमित शाह ने। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इस साल दिसंबर महीने में एक बुक रिलीज होगी जिसका नाम होगा लेटेस्ट ड्रीम। आपको बताना है कि इस पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो यहाँ पर आप देखकर समझ गए होंगे, इसके लेखक हैं पोप फ्रांसिस। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा सितंबर महीने की इंपॉर्टेंट बुक्स। सबसे पहले है वॉइसेस ऑफ डिसेंट। ये जो किताब है ये नागरिकता कानून के खिलाफ जो हालिया प्रदर्शन हुए थे उस पर ये लिखी गई है और इसको लिखा है उत्तर प्रदेश के एक इतिहासकार ने जिनका नाम है रोमिला थापर। रोमिला थापर। इसके बाद नेक्स्ट बुक है ए प्रॉमिस्ड लैंड और इसको लिखा है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बैरक ओबामा ने। तो जिस समय ये वहाँ के राष्ट्रपति थे उस समय के अनुभवों को इन्होंने इसमें शामिल किया है। ऐसे ही भारत के मशहूर राइटर और बुकर प्राइज विजेता अरुंधति रॉय, इनकी नई बुक आई है जिसका नाम है आज़ादी, फ्रीडम, फैसिज्म और फिक्शन। इस किताब को लिखा है अरुंधति रॉय ने। इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया
लेट अस ड्रीम को लिखा है पोप फ्रांसिस ने। इसके बाद लास्ट में है द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। ये किताब भारत में क्रिकेट के विकास पर लिखी गई है और इसके लेखक हैं रामचंद्र गुहा। यहां पर मैंने इन सभी को वन लाइनर फॉर्मेट में भी लिख दिया है, यहां से आप इनको नोट कर सकते हैं। इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 के अनुसार देश का सबसे खुशहाल राज्य कौन सा है? तो एक्चुअल में क्या है कि हाल ही में लगभग 16 से 17 हज़ार लोगों को सर्वे किया गया पूरे देश भर में और उसी के हिसाब से ये रिपोर्ट तैयार की गई है और इसी में बताया गया है कि देश का सबसे खुशहाल राज्य है उत्तर पूर्वी राज्य मिजोरम। तो मिजोरम सबसे खुशहाल राज्य है। मिजोरम में इस राज्य का पहला मेगा फूड पार्क भी बनाया गया है जिसका नाम है जोरम मेगा फूड पार्क। आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर ये बताना है कि ये जो मेगा फूड पार्क बनाया गया है जोरम मेगा फूड पार्क, ये कौन से ज़िले में बनाया गया है, मिजोरम के कौन से ज़िले में बनाया गया है, ये आपको बताना है। शिंजो आबे के इस्तीफा देने के बाद जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो ये हैं जापान के नए प्रधानमंत्री, इनका नाम है योशिहिदे सुगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इनमें से किस पॉलिटिशियन को नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया है? तो नोबेल पीस प्राइज 2021 के लिए नॉमिनेट किए गए हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि इन्हीं की मध्यस्थता में यूएई और इजराइल के बीच में शांति समझौता हुआ है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें आपको ये बताना है कि जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा के तौर पर कौन सी नई भाषा जोड़ी गई है? जैसा कि आप सभी जानते हैं जम्मू कश्मीर की अभी तक 2 ऑफिशियल लैंग्वेज थी, उर्दू और इंग्लिश। लेकिन अभी एक विधेयक पारित किया गया संसद में जिसको अब राष्ट्रपति ने भी मंजूरी दे दी है और उसी के तहत यहाँ पर 3 और आधिकारिक भाषाएं जोड़ी गई हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर अब 5 आधिकारिक भाषाएं हो गई हैं जम्मू कश्मीर में। तो जिन 3 लैंग्वेज को जोड़ा गया है इनमें से एक है हिंदी, दूसरी है डोगरी और तीसरी है कश्मीरी। सो इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा उपरोक्त सभी। एक्चुअल में क्या है कि जम्मू कश्मीर के ज़्यादातर लोग कश्मीरी भाषा बोलते हैं, लेकिन फिर भी इसको ऑफिशियल भाषा का दर्जा नहीं दिया गया था। तो अब इसी विधेयक के तहत इनको यह दर्जा मिल गया है। अगर मैं आपको इनका परसेंटेज बताऊं तो जम्मू कश्मीर में कश्मीरी भाषा बोलने वालों की संख्या है लगभग 53%। तो सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पर कश्मीरी बोलते हैं। डोगरी बोलने वालों की संख्या है लगभग 20%। ऐसे ही हिंदी बोलने वालों की संख्या है लगभग 2%। और जिन 2 भाषाओं को अभी तक ऑफिशियल भाषा का दर्जा मिला हुआ था इनको बोलने वालों की संख्या 1% से भी कम है। तो इसीलिए यह विधेयक लाया गया और अब ये एक्ट बन चुका है। इसी के साथ मैं आपको बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट बिल जो हाल ही में पारित किए गए हैं, जैसे कि बैंकिंग विनियमन संशोधन विधेयक 2020। इसी के तहत भारत के जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, जो सहकारी बैंक हैं, उनको आरबीआई के दायरे में लाया जाएगा। और क्योंकि ये एक संशोधन विधेयक है तो ये 1949 में जो पुराना कानून था उसमें ये संशोधन करेगा। इसके बाद नेक्स्ट बिल है विमान संशोधन विधेयक 2020, यानी कि एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट बिल 2020। और इसके तहत आप जानते हैं भारत की 3 जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं उनको स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया जाएगा। इनमें से एक है BCAS, यानी कि ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। दूसरा है DGCA, यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। और तीसरा है AAIB, यानी कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। इसी विधेयक के तहत ये जो तीनों नियामक निकाय हैं इनको वैधानिक निकाय बनाया जाएगा। और क्योंकि ये भी एक संशोधन विधेयक है तो ये 1934 में जो पुराना कानून था उसमें ये संशोधन करेगा। इसके बाद लास्ट में है जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक। इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि इसी के तहत जम्मू कश्मीर में अब 5 आधिकारिक भाषाएं होंगी। देन इसके बाद ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने स्मार्ट राशन कार्ड योजना शुरू की है? तो इसमें स्मार्ट राशन कार्ड वितरित किए जाएंगे और इस एक कार्ड की मदद से वो राज्य में कहीं भी राशन खरीद सकते हैं। तो इसको स्टार्ट किया है पंजाब की सरकार ने। किस राज्य में जल्द ही देश का पहला चिकित्सा उपकरण पार्क यानी कि मेडिकल डिवाइस पार्क बनाया जाएगा? तो देश का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क बनाया जाएगा केरल में। आपको याद होगा 2019 में अप्रूव किया गया था कि देश में टोटल 4 मेडिकल डिवाइस पार्क बनाए जाएंगे, जिनमें से एक बनेगा तेलंगाना में, दूसरा बनेगा आंध्र प्रदेश में, तीसरा बनेगा तमिलनाडु में और चौथा बनेगा केरल में। तो अब ये भी जो केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन,
उन्होंने तिरुवनंतपुरम के अंदर पहले मेडिकल डिवाइस पार्क की आधारशिला रख दी है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि देश का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क केरल में खोला जाएगा। यहाँ पर आपके सामने 4 IITs के नाम लिखे हैं, IIT रुड़की, IIT गुवाहाटी, IIT मद्रास और IIT खड़गपुर। आपको ये बताना है कि इसमें से किस IIT के रिसर्चर्स ने मौसिक नाम का एक स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया है। यहाँ पर आप इसको देख भी सकते हैं, ये चिप का भी काम करता है। इसको डेवलप किया है IIT मद्रास ने। ऐसे ही आपको याद होगा IIT मद्रास ने ही 2019 में शक्ति नाम का माइक्रो प्रोसेसर डेवलप किया था। तो ये दोनों ही आपको याद रखने हैं। केंद्र सरकार ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में कितने % हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 15%। आप जानते हैं ये एक सार्वजनिक उपक्रम है और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। और ये भारत के लिए फाइटर एयरक्राफ्ट, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, यहाँ तक कि हेलीकॉप्टर भी बनाता है। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ने फेड कप का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो फेड कप जो है ये एक टेनिस का टूर्नामेंट होता है और अब इसका नाम बदलकर कर दिया गया है बिली जीन किंग कप। ये जो बिली जीन किंग हैं ये अमेरिका की एक फेमस टेनिस प्लेयर हैं और इन्हीं के नाम पर यह किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं अभी तक भारत की खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री थी हरसिमरत कौर बादल, लेकिन हाल ही में इन्होंने इस्तीफा दे दिया है कृषि बिल के विरोध में। और इतना ही नहीं, इनकी जो पार्टी है शिरोमणि अकाली दल, इसने NDA से अपना सालों पुराना नाता अब खत्म कर दिया है। तो अब आपको ये बताना है कि इनके इस्तीफा देने के बाद खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्रालय का प्रभार किसको दिया गया है? तो इनको आप पहचानते ही हैं, ये हैं भारत के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पर हमने कृषि बिल का जिक्र किया है, आइए हम इनके बारे में देखते हैं। तो 3 कृषि बिल पारित किए गए थे और अब तक ये एक्ट भी बन चुके हैं क्योंकि राष्ट्रपति ने इन तीनों बिल को मंजूरी दे दी है। सबसे पहले है कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020। इसके तहत अब किसान अपनी उपज को कृषि मंडियों के बाहर भी बेच सकते हैं, देश के किसी भी हिस्से में, किसी भी राज्य में बेच सकते हैं। इसके बाद दूसरा अधिनियम है कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर किसान समझौता विधेयक 2020। ये बेसिकली किसानों को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की अनुमति देता है, जिसमें किसान पहले ही अपनी उपज का मूल्य तय कर सकते हैं फसल बोने से पहले ही। इसके बाद नेक्स्ट बिल है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020, यानी कि द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल 2020। इससे पहले जो कानून आया था वो 1955 का था। यह भी अब एक्ट बन चुका है और ये अलाउ करता है कि आप अब कितना भी आवश्यक वस्तुओं का भंडारण कर सकते हैं, लेकिन अगर युद्ध का समय हो या फिर कोई आपदा हो तो फिर भंडारण नहीं किया जा सकता है। तो इन तीनों बिल के बारे में मैंने आपको ब्रीफ में बता दिया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस राज्य में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना शुरू की गई है? तो जिस तरीके से आप जानते हैं PM किसान योजना स्टार्ट की गई थी केंद्र सरकार द्वारा, यानी कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। तो इसी के तर्ज पर मध्य प्रदेश की सरकार ने स्टार्ट किया है मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना। अब जैसा कि आप जानते हैं PM किसान योजना में 2000 की 3 किस्तों में टोटल किसानों को 6000 रुपये एक साल में दिए जाते हैं। ऐसे ही मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत मध्य प्रदेश के किसानों को 2-2 हज़ार रुपये करके 2 किस्तों में टोटल 4000 रुपये दिए जाएंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर किसानों को 4000 रुपये राज्य सरकार से और 6000 रुपये केंद्र सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। सो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखा होगा। अब यहाँ पर मैं आपसे 3 क्वेश्चन पूछूंगा, जिनका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना होगा। सबसे पहला सवाल है, PM नरेंद्र मोदी जी ने इनमें से किस शहर में गंगा अवलोकन संग्रहालय का उद्घाटन किया है? यहाँ पर आपको शहर का नाम बताना है विद राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाओमी ओसाका ने किसको फाइनल में हराकर US ओपन 2020 का खिताब जीत लिया है? यह तो आप सभी जानते हैं कि नाओमी ओसाका ने जीता है, लेकिन किसको हराकर जीता है ये आपको बताना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेनिस फिल्म फेस्टिवल 2020 में किस भारतीय फिल्म निर्देशक ने बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड जीता है? तो ये वो 3 क्वेश्चन हैं जिनका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। और अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो इन 3 क्वेश्चंस क्या आप किसी भी क्वेश्चन का इस वीडियो में आंसर कर सकते हैं। तो ये था आज का कंप्लीट वीडियो, जिसमें हम लोगों ने
पूरे सितंबर महीने की कंप्लीट करंट अफेयर्स को कवर कर लिया है। इसमें हर एक क्वेश्चन आपने देखा काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अगर आपका आने वाले 2 से 3 महीनों में कोई भी एग्जाम है तो आप इस वीडियो को देखकर जा सकते हैं। इस वीडियो को अगर आप 2 से 3 बार देख लेते हैं तो आप सितंबर महीने की करंट अफेयर्स को लेकर निश्चिंत हो सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।